सरकार लंबे समय से बीएसएनएल और एमटीएनएल की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन डीडीए की तरफ से आ रही थी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अब जल्दी इसको लेकर के नई गाइडलाइंस जारी करेगी और उसके बाद इन दोनों की जो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी है उसको बेचने का रास्ता साफ हो जाएगा। एमटीएनएल के पास करीब 30,000 करोड़ रुपए का एसेट है और सरकार चाहती है कि इस एसेट को बेच करके पैसा हमारी झोली में मत दो, एमटीएनएल की झोली में दो, जो उनका जो डेट है उसको उतारा जा सके। मुझे लगता है आज ये खुलते ही 48 के ऊपर खुलेगा और इसका आज का टारगेट कम से कम 53 होगा। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे ट्रैक्शन हेवी रहेगा। मुझे लगता है आज ये सर्किट का कैंडिडेट है, 58-50 के आसपास का कुछ सर्किट है लगता है। और जिस तरह से सुबह का इसने जो डाइजेशन किया है तो 53 के ऊपर, तो अभी भी लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो किसी ने लिया है तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा अनुजी, वो रहेगा करीबन 61 का, जो इसका अर्लियर हाई है। लेकिन वो सरपास होता है तो मुझे लगता है 64-65 तक का मोमेंटम यहाँ पे बना रहेगा। ओके, तो चलिए देखिए ये सीएनबीसी आवाज़, अगर आपने सुबह देखा और वॉल्यूम देखिए, इसमें अब 5 करोड़ से ज़्यादा शेयरों के वॉल्यूम और अभी भी 18% की तेज़ी के साथ टिका हुआ है। इंट्रा में सर्किट भी लगाया था इस स्टॉक ने, तो शानदार कमाई के मौके आपको सीएनबीसी आवाज़ पर। पॉलिसी से कोई भी जुड़ी कोई भी खबर, उसके लिए आप जुड़िए सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ के साथ। खैर, अब शुरुआत करेंगे कमाई का अड्डा की। श्रेया वीरू रहेंगे मेरे साथ। बाजार के लिए आज अच्छा दिन है। निफ्टी भले ही आपको ये ना कह रहा हो, लेकिन सिर्फ निफ्टी ना देखें और अगर बाकी चीज़ें देखें, वैसे निफ्टी भी अब वापस ग्रीन में आ रहा है और 27 पॉइंट ऊपर, लेकिन मिड कैप में तेज़ी है, बैंकों में मजबूती है, तो उस हिसाब से ये एक अच्छा दिन माना जाएगा। और थोड़ा सा निफ्टी के गेंस को कैप किया एफएमसीजी ने, क्योंकि एफएमसीजी इंडेक्स गिरा और उस वजह से ये देखिए एफएमसीजी इंडेक्स आज करीब 1.25% नीचे, उसका एक इम्पैक्ट निफ्टी पर देखने को मिला। लेकिन अदरवाइज़ मार्केट काफ़ी अच्छी है और ब्रॉडर मार्केट में बहुत शानदार सेंटिमेंट है। और सीएनबीसी आवाज़ की खबर का इम्पैक्ट आप देखिए, पीएसयू शेयरों में क्या शानदार रैली हुई। ऑब्वियसली एमटीएनएल ने उसको लीड किया, लेकिन उससे रिलेटेड आप देखिए जो उसके लेंडर्स हैं, पीएसयू बैंक्स, बाकी पीएसयूज़, उनमें एक बड़ी रैली हुई। और अब बाज़ार की नज़र होगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर। परसों आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी, आज से एमपीसी की बैठक शुरू हुई है। देखते हैं अगर रेट कट आया या नहीं। मार्केट होप करेगा कि रेट कट आए। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी हालांकि सिर्फ फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। अभी भी 1.5 घंटा बाकी है देखने वाली बातों की क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्लियरली आज मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी है। लेकिन यहाँ से क्या करना चाहिए सर? अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्या रास्ता अपनाएं? नहीं, क्यों करें प्रॉफिट बुकिंग? मतलब जिसे कहते हैं ना, पैसा अगर जेब में ज़बरदस्ती अगर खल रहा हो तो फिर अलग बात है, वरना क्यों बुक करना है? देखिए श्रेया, मैं एक चीज़ बताता हूँ, 22,800 पर मार्केट में बॉटम लगा। 22,800 पे कोई नहीं ले सकता, ठीक है, और ना ही कोई क्लेम कर सकता है कि कुछ ना लिया होगा। हमने व्यू लिया था ये निफ्टी पर 23,330 के करीब, जब ये क्लियर हो गया था कि वो ट्रंप के टैरिफ के बाद कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। 23,220 का उस दिन का लो था और उस दिन 23,330 के करीब हम बंद हुए थे। वहाँ पर हमने एक व्यू लिया था कि अब आप लॉन्ग हो जाइए मार्केट में। पहला टारगेट उसका था 23,800 का। आज सुबह का हाई 23,800 के करीब ही था। आई थिंक ये थोड़ा सा गलत है, इसको रिफ्रेश करिए। हाँ, 23,807 का आज का हाई था। तो पहला लॉजिकल टारगेट हिट हुआ। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेशन में डिप में आपको फिर मौके दिए मार्केट ने, और थोड़ी सी ठंडा होने के बाद आप वापस 24,000 पर, मुझे लग रहा है 24,000 और 24,500 ये मेरे टारगेट्स हैं एक पॉलिसी वाले दिन के लिए। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा पॉलिसी में वो रेट कट आया या नहीं आया। अगर वो आया तो आप 24,500 स्विंग पर देखेंगे। ये मेरा व्यू है निफ्टी के ऊपर। तो इसके लिए अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, 23,600 पर ले आएँ। और एक चीज़, अब हमारे पास एक और कंफर्ट है जो हमने कल लिया था व्यू फॉर एग्जांपल, कि अब आप कैरी करें, क्योंकि अब आपके पास वो एक जो ग्लोबल रिस्क था वो भी मिटिगेट हो गया काफ़ी हद तक। तो उसका थोड़ा सा एक गैप डाउन का भी रिस्क जो है वो थोड़ा थोड़ा मार्केट में कम हो रहा है। आई थिंक बैंक निफ्टी पर मैं ज़्यादा पॉजिटिव रहा हूँ। बैंक निफ्टी में क्लियरली वो एक आरबीआई की पॉलिसी से पहले देखिए बैंक निफ्टी डे हाई पर आ गया और 350 पॉइंट ऊपर है। एग्जैक्टली डे हाई पर है हम 50,500 एक बार फिर क्रॉस कर रहे हैं, और 51,000 और 51,500 ये मेरे दो टारगेट हैं। और ये मैं बताऊँ आपको, ये टारगेट मैं छोटे दे रहा हूँ। अगर तो रेट कट आया तो भाग जाएगा तो हाथ में नहीं आएगा फिर। तो ये इसके लिए,
लॉन्ग रहें और हर गिरावट को खरीदें। आज सुबह यही एडवाइस थी कि इंटरडे मार्केट आपको मौके देगा, और इंटरडे देखिए बैंक निफ्टी का मौके आज भी मिले। अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करें, आप 49,800 पर ले आएँ। आज का लो 50,200 है, तो फिर 49,800 के करीब का आपका अब ट्रेलिंग स्टॉप होगा। अब इस मार्केट से आपको, क्योंकि आपने सवाल पूछा कि प्रॉफिट बुक करें क्या, वो मेरा व्यू वही रहेगा जो मैंने सुबह कहा था। अब इस मार्केट से आपको स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा। किसी दिन बाई चांस गैप डाउन से वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बैड लक, अदरवाइज एक सिस्टम में रोज़ एक स्टॉप लॉस लगाइए एडजस्ट करके, और जिस दिन वो निकालेगा उसी दिन निकालेगा। और 23,300 से जो रैली शुरू हुई है, हो सकता है आपको 24,000 पर स्टॉप आउट करे, हो सकता है आपको 24,200 पर करे, हो सकता है आपको 24,500 पर करे, हो सकता है आपको 25,000 पर करे। ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन हड़बड़ी ना करें प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमने एक रैली देखी है जो सस्टेन कर रही है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा? बिल्कुल अनुज, कुछ स्टॉक्स जो कि मेरे को ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक और टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक स्ट्रांगली लग रहे हैं पॉइज्ड। हालांकि राय मेहमानों की होगी, बट स्टॉक रखिएगा पहला स्क्रीन पे जरा प्लीज़। इंडिगो लेके आइए। इंडिगो आज सुबह से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ अनुज। इसके आप जरा ओआई को देखिए फैब फ्यूचर्स के 4410, और ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस जो हो रहा है सारे एवरेजेस के ऊपर हो रहा है। 43, 40, 50 के ऊपर ये टिका हुआ है, जहाँ पे क्लस्टर ऑफ एवरेजेस हैं, और सारे एवरेजेस के ऊपर ओआई 1% बिल्डअप हुआ है। जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर लग रहा है अनुज, ये अप्रॉक्सीमेटली वो है 4500 का जोन, जो 1 फरवरी का स्विंग हाई भी था। तो मेरे को इंटरग्लोवेशन, इसकी एक्टिविटी, प्राइस पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हुए मेहमानों से राय लेंगे भी इस पर। उसके बाद दूसरा स्टॉक है चंबल, जिसमें 10 जून से लेके अब तक के प्राइस पे एक फ्लैग था, जिसका ब्रेकआउट आज, मतलब आज का प्राइस बिहेवियर जिसको उसके ब्रेकआउट एज तक ले आया है। इट्स 521, जो कि ऑलमोस्ट मल्टी मंथ, यानी मेरे ख्याल से जून 2024 चली आ रही स्लोपिंग नॉर्मल चल का एक एज हाई है। लुक एट ओआई एडिशंस, 4.5%, 4.5 लाख शेयर जुड़े हैं, 6.25% का ओआई बिल्डअप। इंटरेस्टिंगली स्ट्रांगली पॉइज्ड अनुज ये स्टॉक। और जहां तक बैंकिंग का सवाल है, सिंस बैंक निफ्टी डे हाई पर है, मैं कैनरा बैंक को रीड कर रहा था अनुज, 96 डे हाई पर स्ट्रॉन्ग पुल बैक। इसका ओआई पैटर्न अच्छा है और एग्रेसिव है। कल पीएसयू बैंकिंग बास्केट में लॉन्ग एडिशन हुए थे, और वो लॉन्ग एडिशन के बाद जो आज का मूव आ रहा है, तो फाइनली आज बड़े पैमाने की शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। एंड लुक एट ओआई शेयर, 30 लाख शेयर कम हुए अनुज यहाँ पे। तो इंटरेस्टिंगली स्ट्रांगली प्लेस्ड कैनरा बैंक। बट अनुज, एक चीज जो हमारे अगेंस्ट जा रही है अभी, और वो इनफैक्ट वो एक सेक्टर के लिए टेलविंड भी है, रुपया। अनुज, ये हॉरर शो, ये किस बात का सिग्नल है इस वक्त? बहुत उम्दा सवाल पूछा है वीरू आपने, और मैं बताऊं आपको, मार्केट में बस मुझे आज अगर एक चीज़ खटक रही है तो वो यही खटक रही है। एक चीज़ यही खटक रही है, क्योंकि क्या जो कल एफआई की बाइंग थी वो सिर्फ एक वनडे अफेयर था, और क्या आज वापस एफआई सेल करने को लौटे? आई थिंक क्योंकि इस तरीके से करेंसी जो गिरी है, और आप एक मूव देखिए, 82 के बाद से 82 तक रुपये काफ़ी स्टेबल था, 82 के बाद से जो रुपये गिरा है वो गिरता ही चला गया है। अब आप देखिए 87.5 पर आ गए हैं हम। बहुत लोगों का ये मानना था कि आरबीआई ने काफ़ी टाइम से रुपये को कंट्रोल करके रखा था। थोड़ा लंबा चार्ट रख दीजिए इसका। आरबीआई ने रुपये को कंट्रोल करके रखा था 82-83 के आसपास। उसके बाद उन्होंने जब उसको लूज छोड़ा, उस समय रुपये काफ़ी ओवर वैल्यूड था बाकी करेंसीज के मुकाबले, 7% के करीब ओवर वैल्यूड उसको हम मान रहे थे। लेकिन एक बार जब उसको उन्होंने छोड़ा, उसके बाद फिर वो नहीं रुका। लेकिन क्या कारण है कि इस तरीके से हम गिर रहे हैं रुपये पर? अगर इतने स्ट्रॉन्ग हमारे बाकी सब फंडामेंटल्स हैं, तो ये देखिए, बस वो जब वो एक बार उसमें 83-84 का थ्रेशोल्ड था, उसके बाद से इसमें एक वन वे डिक्लाइन आई है। ओवर ए 12 मंथ पीरियड 5% का रुपये में डिप्रिसिएशन, वैसे एक भारत जैसे इन्फ्लेशनरी देश में और डेवलपिंग कंट्री में आप मान के चलेंगे। देखिए, हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन भी 4% 5% है, तो रुपये भी उतना गिरा, थोड़ा ज़्यादा गिर गया इस बार, ये बात माननी होगी। लेकिन बस रिस्क यही रहेगा वीरू कि कहीं ये वापस एफआई सेलिंग तो नहीं लौटी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए वापस एक सरदर्द क्रिएट करेगा, क्योंकि कल हमने देखा था काफ़ी हद तक एफआईएस की बाइंग थी। खैर एनीवे, ये तो बाद में पता चलेगा, शाम तक ही पता चलेगा। लेकिन आज का मूव जो है थोड़ा सा डराने वाला है। रुपये का जो मूव आया है, इस तरीके से जो आया है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कोई मिड कैप स्टॉक है जिस तरीके से करेंसी में मूव आया है। और ऐसा भी नहीं कि ग्लोबली कोई डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हो, डॉलर तो रिट्रीट हुआ है 110 से, तो उस हिसाब में सिर्फ हमारी करेंसी का गिरना थोड़ा सा तो पिंच करता है। शेयर के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और कार्यक्रम के क्रम के लिए। शेयर
जी सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सर मेरा सवाल है मिड कैप को लेकर। इसमें देखिए हमें तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 3 दिनों से। सर इस तेज़ी को कैसे देख रहे हैं? इन्वेस्टर्स के लिए क्या हिदायत, साथ ही ट्रेडर्स के लिए क्या हिदायत सर? देखिए श्रेया, मैं अपना व्यू रोज़ नहीं बदलता हूँ, तो मेरा व्यू वही रहेगा कि इस रैली में फंसे हुए स्टॉक्स में से निकलें। क्योंकि देखिए ये अभी भी एक व्यू भले ही हो कि मार्केट में तेज़ी है और आगे चलेगी, लेकिन पिछली बार का जो एक्सपीरियंस था ना कि ऐसी रैली में स्मॉल कैप जो एकदम से तेज़ भागा था उसके बाद उससे ज़्यादा बुरी तरीके से गिरा, वो रिस्क रहेगा। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि इस रैली में ना थोड़ी अपनी पोजीशंस को लाइट करें, थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में जो अगर आपने कुछ गलत स्टॉक्स लिए थे वो भी चल रहे हैं काफ़ी हद तक, उनमें अपने आप को थोड़ा रीवैल्यूएट करें, थोड़ा सा लार्ज कैप की सेफ्टी में आ जाएं, थोड़ा सा बड़े मिड कैप की सेफ्टी में आ जाएं और इस रैली को यूज़ करें अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। स्पेशली अगर आप कमज़ोर शेयरों में फंसे हुए हैं तो उसमें से आप मुझे लग रहा है कि निकलने की कोशिश करें। और एक चीज़, उन्हीं शेयर्स को ना लें जो पिछली बार आपने लिए तो बहुत पैसा बना था, उसके बाद वो काफ़ी करेक्ट हो गए थे, क्योंकि वो एक रीज़न से करेक्ट हुए थे, स्पेशली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। उनको वापस लेने की गलती ना करें, थोड़ा सा उनमें से मेरे ख्याल से निकलने की कोशिश करें। थोड़ा पोर्टफोलियो में फेरबदल करने की सलाह है फिलहाल। ठीक है, अब चलिए ट्रेंडिंग काउंटर्स की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से लगातार मूड माहौल अच्छा दिख रहा है बाजार का, तो तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। और देखिए ONGC आज उसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 2.25% के करीब तेज़ होता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल में शानदार तेज़ी, यहाँ पे 2.5% की उछाल देखने को मिल रही है। BPCL देखिए 2.5% के करीब तेज़ हो गया। हिंडाल्को में भी अच्छी खरीदारी, 3% ज़्यादा उछलकर कारोबार करता हुआ। फिलहाल एंजन वर्ल्ड में देखिए 7% से ज़्यादा की खरीदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैम्स भी इस लिस्ट में शामिल 7.5% से ज़्यादा उछलकर कारोबार कर रहा है। ऑयल इंडिया, इनफैक्ट OMCs में ही आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 6.5% की तेज़ी यहाँ पर। बायोकॉन भी इस लिस्ट में शामिल 5.6% से ज़्यादा उछलकर फिलहाल इस लिस्ट में कामकाज कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे रिजल्ट का असर देखने को मिला और गिरकर फिलहाल कारोबार करते हुए, टाइटन उसमें से 2.5% से ज़्यादा की गिरावट। एशियन पेंट्स, सारे ही ब्रोकरेजेस बेरिश हैं इस पे, 2.5% से ज़्यादा का डेंट पड़ा है स्टॉक पर। नेस्ले इंडिया देखिए ये भी गिरावट का शिकार हुआ, 2.5% से ज़्यादा टूटकर कारोबार कर रहा है। ITC भी देखिए यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। इनफैक्ट पूरा FMCG सेक्टर ही आज आपको गिरता हुआ दिखेगा, लगातार दूसरे दिन जब FMCG सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। फिनिक्स मिल्स देखिए यहाँ पे 4.25% से ज़्यादा की गिरावट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट से भी नहीं हो पाया, 3% गिरकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 3% से ज़्यादा लुढ़क गया और यूनाइटेड बिवरेज में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2.5% से ज़्यादा। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पैनल से मिलवाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मार्केट्स में इंडिया के मयूरेश जोशी जी जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गावस्कर से, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते जी, चंदन तापड़िया जी, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर असीम बताएंगे आपको MTNL में एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में क्या हुआ। 2:25 पर लक्ष्मण बताएंगे वित्त मंत्रालय में ChatGPT, DeepSeek जैसे AI टूल्स के इस्तेमाल पर क्यों लगाई रोक। 2:30 पर यतिन बताएंगे SBI और भारतीय एयरटेल के नतीजों का अनुमान। साथ ही मंगलम बताएंगे ITC, ब्रिटानिया और ट्रेंड के नतीजों का अनुमान। और आशीष बताएंगे कैसे रह सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे। 2:50 पर बजट और बाजार पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ रहेंगे MK इन्वेस्टमेंट के मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फंड मैनेजर सचिन शाह जी। और 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं। 3:10 पर अनुसर से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए पैनल के पास चलते हैं और कॉल्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर। अच्छा, एक बार पैनल पे जाएं उससे पहले एक टाटा मोटर्स का स्टॉक रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर। जब मार्केट सुधरता है तो ऐसा लगता है न्यूज़ भी अपने आप उस हिसाब से लाइन हो जाती है। टाटा मोटर्स की जनवरी की US रिटेल सेल्स 70% बढ़ी हैं। काफ़ी समय के बाद टाटा मोटर्स के लिए भी अच्छी खबर आ रही है और ये स्टॉक में भी काफ़ी लोग आई थिंक शॉर्ट साइड पर ट्रैप हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। अब आगे जाते हुए UK का डेटा और चाइना का डेटा वो भी काफ़ी क्रूशल होगा क्योंकि वो बड़ी मार्केट्स हैं, लेकिन एक बार के लिए मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। गाबा सर बताइए, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। और ट्रेड है टाटा मोटर्स। अभी कल या परसों में बात की थी कि 2 पहले अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं, जो थर्ड अटेम्प्ट आएगा बाय का मेरे ख्याल से वो खरीदना चाहिए। वो थर्ड अटेम्प्ट आज आया है। टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है 723 पर और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 711 और 12 पर, ज्यादा नहीं, 10-12 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट 740 टू 750, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। ये स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है टाटा मोटर्स थर्ड अटेम्प्ट बाइंग करने के लिए और लेना चाहिए, वक्त सही है।
प्रकाश सर ने एकदम शिकारी की तरह गोली मारी है ना। जनवरी यूएस जेलआर बिक्री जैसे ही आई, अनुज ने फ्लैश पड़ा, आपने एकदम से, अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय कॉल दे दिया। सही है प्रकाश सर। मानस आपका ट्रेड? अग्रणी जी, मेरा ट्रेड बीएचईएल रहेगा, भेल रहेगा। भेल में अगर आप देखें तो स्टॉक ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। एक हायर बॉटम बना था 3 दिन पहले। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद शायद 240 तक स्टॉक दौड़ सकता है। बट ट्रेडिंग के हिसाब से बीएचईएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 206 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 222 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहे तो 210 वाला कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 6.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 14 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। केचरी, जब वीरू ने जोक मारा शिकारी वाला, तो खैर गाबा सर तो हंसे ही, वैसे बिल्कुल सही गाबा सर ने वो ट्रेड निकाला था। लेकिन एक बार पूरा पैनल दिखाइए हमारा। सबसे ज़्यादा राजेश सतपुरे जी की हंसी छूटी थी। राजेश जी, कहीं आपकी तो ट्रेड नहीं चुरा ली फिर बार गाबा सर ने? कुछ और यही स्टॉक तो नहीं था आपका भी? सोच रहा था मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग में सोच रहा था। सोच ही रहे थे, लिया तो नहीं था ना? चलिए फिर ठीक है, नहीं लिया था। हाँ, तो बताइए आपकी हादसा ट्रेड। होने से बच गया जी। हाँ जी, हाँ, इसलिए हंस रहा था मैं, बच गया। देखिए, मेरी जो नजर है वो है चंबल फर्टिलाइजर पे। मुझे लगता है वीरेंद्र जी ने यहाँ पे ऑलरेडी स्पॉटिंग की हुई है, और जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट है, जो एक क्लीन ब्रेकआउट है। एक रेंज था 510 से लेके 470, आप कह सकते हैं, राइजिंग वेज फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट आज हुआ है। तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, मुझे लगता है कम से कम 540 545 का टारगेट चंबल में अनफोल्ड हुआ है। तो चंबल फर्टिलाइजर बाय करें अबव 520, आपका स्टॉप लॉस होगा दिन के लो का 512। तो चंबल फर्टिलाइजर इज अ बाय। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर, ये एक कॉल आती हुई राजेश जी की तरफ से। वैसे हमने गावस्कर को घेर लिया, लेकिन मुझे याद है यस्टरडे और मंडे शायद गावस्कर ट्रेडर्स हॉटलाइन में आए थे, तभी उन्होंने टाटा मोटर्स का जिक्र कर दिया था और उन्होंने यही कहा था कि स्ट्रेंथ दिख रही है फिलहाल, है ना गावस्कर? दैट्स करेक्ट। थर्ड अटेम्प्ट शुड बी बॉट। जी, डर लगेगा खरीदने को, लेकिन खरीदना चाहिए। देखिए गाबा सर ना, आपको चाय और कॉफ़ी वैसे ही पिला देंगे, आपको मतलब मक्खन लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपका पिक? जो पिक है वो है यूनियन बैंक पे। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखा जा रहा है आज के दिन में, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ बॉटमिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यूनियन बैंक के अंदर एक गैप अप हुआ है, सस्टेन किया, प्रीवियस पीक को निकाला है, वॉल्यूम्स पिकअप हुए, तो सभी चीजें इंडिकेट कर रही है यहाँ पर एक पॉजिटिव अच्छा ट्रेंड मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो 128 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस नीचे लगाना होगा 115 रुपए 50 पैसे पे। ओके, ये आपका ट्रेड हो गया आशीष ख्याल जी का। अब चलते हैं विकास चालू जी के पास। यूनियन बैंक आपका ट्रेड। विकास जी, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो मेरा जो बाय कॉल रहेगा ये ऑलमोस्ट बॉटम पे ट्रेड करते हुए देखने मिला है। टाटा टेक में एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और जो बुलिश डाइवर्जन है यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है एक राइट टाइम पे यहाँ पे एंट्री करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। 792 के ऊपर अभी ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 824 के आसपास देखने मिल सकता है, और नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा 782 780 का एक अच्छा खासा बेस बना चुका है। तो 782 के स्टॉप लॉस इसमें बाय करना है। प्लस इसमें जो डायरेक्शन मूविंग इंडेक्स जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते हुए देखने मिल रहा है डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा पुल बैक और अच्छी एक बाउंस बैक रैली जो है यहाँ से देखने मिल सकती है, जो ऊपर में 824 फर्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो टाटा टेक यहाँ पे मेरा बाय कॉल है। ठीक है, टाटा टेक बाय कॉल। मयूरेश जी, फंडामेंटली आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी। और वीरू जी, पहली बात तो गाबा जी एक एक्सपर्ट शूटर है, रेंज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गोलियां तो लगेगी ही निशाने पे, तो नो टू वेज अबाउट इट। बट जहां तक स्टॉक का सवाल रहा, मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक का ये हमारे वॉच लिस्ट पे है। 2-3 रीजन आई थिंक, जो नंबर्स आए थे पिछले तिमाही में ये काफी सराहनीय थे। दूसरा, अगर आप एडवांसेस और डिपॉजिट्स ग्रोथ देखेंगे तो वहां पे एक डिसेंट ग्रोथ हुई है, नॉट जस्ट ईयर ऑन ईयर बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल। ऑब्वियसली आई थिंक जो लेटेस्ट आरबीआई की मूव है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द मार्केट, 1.5 लाख करोड़ के आसपास थ्रू ओएमओज, और भी 2 ऑप्शंस होंगे, और जो एक्सपेक्टेशन है शायद एक 25 बिप्स का रेट कट होगा। जो बैंक्स के स्ट्रेच्ड एलडीआर्स है, और कोटक इज ट्राइंग टू हैव इट्स एलडीआर्स मेंटेन बिटवीन 84 and 85%, इसमें थोड़ी राहत मिलेगी। ऑब्वियसली आई थिंक फ्रॉम Q4 स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो पीएल बुक है, पर्सनल लोन बुक है, वो
इनके खातों में रिपोर्ट होना लगेगा। MFI और क्रेडिट कार्ड में थोड़ा स्ट्रेस जरूर है, जो शायद 1-2 तिमाहियों तक बरकरार रह सकता है। बट निम्स में जो एक स्टेबिलिटी देखने मिली है, एसेट क्वालिटी में जो स्लिपेजेस में सुधार आया, इनफैक्ट रिडक्शन इन स्लिपेजेस ओवरऑल कॉस्ट टू इनकम रेशियोज को कंट्रोल में रखेगा। एंड वैल्यूएशंस आर आल्सो नॉट क्वाइट रीजनेबल एट 2.5 times 27 प्राइस टू एडजस्टेड बुक। मेरे हिसाब से आई थिंक एक डिसेंट वैल्यूएशन पे है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक आपके वॉच लिस्ट पे है। कोटक महिंद्रा बैंक रहना चाहिए आपकी वॉच लिस्ट में। आप बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। लॉक स्टॉक एंड बैरल जो आज का स्टॉक ऑफ द डे है, आप टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट उठा के देखिए, उसमें टॉप पे आपको दिखाई देगा MTNL। जी हाँ, CNBC आवाज़ की खबर का असर, और एक बार असीम को वापस जोड़ते हैं। 17% ऊपर है, इंटरडे में 20% तक ऊपर गया था। असीम से समझते हैं कि जो सुबह असीम ने स्टोरी ब्रेक की थी, एक बार उसको जरा वापस समझाया जाए। असीम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, जो सरकारी कंपनी BSNL और MTNL है, सरकार इनकी प्रॉपर्टी बेचने की लंबे समय से कोशिश कर रही थी, लेकिन DDA की इसकी अड़चन आड़े आ रही थी। खासतौर पे कि DDA ने इनको ये प्रॉपर्टी 99 साल की लीज पर दी है। DDA से इनको पहले फ्री होल्ड लेना पड़ता, तो DDA इसके लिए कंपोजिशन फीस, अनअर्निंग एक्सपेंसेस और उसके साथ साथ ग्राउंड रेंट की डिमांड लगातार कर रहा था। तो वो ये कंपनियां नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनसे अगर कम से कम उनको आधा हिस्सा देना पड़ता, तो उसको लेकर के जो भी मुद्दे थे वो अब सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले महीने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई थी, इस बैठक में इन सारे मुद्दों को सुलझा लिया है। अब इन कंपनियों को कोई भी फीस वगैरह अतिरिक्त नहीं देनी पड़ेगी, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, और ये करीबन दोनों कंपनियों की दिल्ली के अंदर 16,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो अब इसको बेचने की पूरी तैयारी है, सब रास्ता उसका साफ हो गया है, और जल्दी सरकार इसको प्रॉपर्टी को बेच देगी, और उसका प्रॉपर्टी से जो भी बेचने से जो भी पैसा आएगा, उसका पैसा दोनों का कर्ज चुकाने के लिए सरकार करेगी। तो ये खबर हमने अपने दर्शकों को बताई थी कि अब उसमें जो सरकारी कंपनी है, दोनों की प्रॉपर्टी बेचने का रास्ता साफ हो गया, और सरकार अब जल्दी इसको बेच सकती है। ओके, चलिए, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया असीम। ये थोड़ा सा नीचे स्टॉक, आई थिंक इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत थी। वो आई थिंक कल और आज का दोनों का मूव कैप्चर कर रहा था। लेकिन राजेश जी, सुबह हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, सर्किट भी लगा जो आपकी बात थी। अब सर्किट से ऊपर तो जा नहीं सकता था ऑब्वियसली, लेकिन आपका व्यू ये भी था कि अभी इसमें बने रहें, मतलब आज की आज ना निपटाएं, इसको कल परसों के लिए भी रखें। वो व्यू इंटैक्ट है? अनुज जी, वो हमारा जो व्यू था वो अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट जिस तरह से ये कंसोलिडेट हो रहा है, वो जस्ट चेकिंग यहाँ पे डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 15 मिनट, 5 मिनट एंड आवर्ली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये 55 पे का सपोर्ट यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। तो हमने एक स्टॉप लॉस अपग्रेड करने की एक जो हमारी एक स्ट्रेटेजी थी, तो 51 का जो स्टॉप लॉस था वो फिर से मैं अपग्रेड करूंगा। हमारा जो नया स्टॉप लॉस होगा अनुज जी, वो रहेगा 53 का, और 53 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। मेरे हिसाब से इसका कल का टारगेट होगा 60 to 61 का। लेट्स सी। ओके, चलिए, तो ये इस समय MTNL। वैसे बधाई के बाद लक्ष्मण जी भी हैं इसके लिए, उनको भी ले आइए ज़रा एक बार स्क्रीन पर। उन्होंने भी इसमें जो न्यूज़ थी उसमें ऐड किया था कि वो जो सिंधिया जी के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उस आवाज़ की खबर का पूरा असर रहा। लेकिन लक्ष्मण जी एक और स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं। AI टूल्स पर सरकार ने सख्त रुख कर लिया है। वित्त मंत्रालय में ChatGPT और DeepSeek जैसे AI टूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लक्ष्मण जी, थैंक गॉड हम लोग वित्त मंत्रालय में नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होता है आजकल ये ChatGPT और बाकी के AI टूल्स। लेकिन क्या दिक्कत है सरकार को? कहीं को ये लग रहा है कि लोग थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही कुछ काम निकाल लेंगे, या फिर थोड़ा सेंसिटिव मामला लग रहा है? अरे देखिए, दरअसल होता है क्या कि बहुत जल्दी में कोई चीज़ें तैयार करनी होती है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर कोई रिसर्च करनी है, तो कई बार लोग AI का इस्तेमाल करते हैं, ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं, DeepSeek का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे एक खतरा रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप डाल के उसको माइनिंग करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में हो जाता है, लीक होने का खतरा होता है। और इसी खतरे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फरमान जारी किया है कि AI कि जितने भी टूल्स हैं, चाहे ChatGPT हो, चाहे DeepSeek हो, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है। बहुत ही सख्त आदेश दिया गया है, जो कि ऑफिस के कामकाज के लिए नहीं करना है। ऑफिस के जो कंप्यूटर हैं, ऑफिस के जो मोबाइल है, उस पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और ये आपको वित्त सचिव की तरफ से ये फरमान दिया गया है। वित्त सचिव सारे मंत्रालय के सभी विभागों के मुखिया होते हैं, यानी विनिवेश विभाग हो, बैंकिंग विभाग हो, इकोनॉमिक अफेयर्स हो, सारे डिपार्टमेंट के ऊपर ये आदेश लागू होगा। उसमें साफ तौर से लिखा भी गया है, जो सरकार
सरकार के दस्तावेज होते हैं, सरकार के आंकड़े होते हैं, उसको लीक होने का खतरा है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल न करें। लेकिन इसके दो मायने काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ये सिर्फ वित्त मंत्रालय तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसी तरह के फरमान आप इस तरह की सोच प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत संवेदनशील मामले का लेन देन होता रहता है। दूसरा कि एक तरफ सरकार जहां एआई मिशन ला रही है, जहां इस रेगुलेशन की बात करें, उसको सरकार का अप्रोच क्या है वो भी ये फरमान जो है दर्शाता है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। महत्वपूर्ण जानकारी। तो शायद जैसे कि लक्ष्मण जी ने कहा कि इन टूल्स का जो अभी रोक लगाई है वो वित्त मंत्रालय में, लेकिन उसके बाद शायद और बाकी सभी कार्यालयों में इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर के लिए। तो चैट जीपीटी, अनुज अभी कुछ दिनों पहले श्री मुकेश अंबानी जी की भी टिप्पणी थी, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सही है, नियंत्रण में रहे इन टूल्स का इस्तेमाल तो ज़्यादा अच्छा है ना। देखिए वीरू, मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने जो कल पोएम लिखी थी वो मैंने चैट जीपीटी को बोला था, लेकिन उस पर इनपुट तो मैंने दिया था ना, तभी उसने वो लिख के दी थी मुझे। ठीक है, अब मैं उसको बोल दूंगा कि कुछ भी लिख दो तो वो कुछ भी लिख देगा। लेकिन एक चीज़ तो है, उसने मतलब मैं कई बार इसको यूज़ करता हूँ, वो काबिल तारीफ़ काम करता है और रियल टाइम में काबिल तारीफ़ काम करता है। मैं वियतनाम गया था तो मैंने चैट जीपीटी को कहा था कि मेरे लिए वियतनाम की एक डायरी बना के दे दो, उन्होंने बना के दे दी, बहुत शानदार। तो ये चीज़ें जो है ना, कई मतलब ऑब्वियसली थोड़े बहुत इनपुट आपको देने होते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, लेकिन उसके बाद वो जो काम करता है ना वो बहुत शानदार होता है और ये मतलब रिमार्केबल होता है वो। अब ठीक है, मैंने इसके अपने पर्सपेक्टिव होंगे। हाँ, मेरे को खतरा क्या लगता है, जैसे बताया ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, 16 साल से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल बैन कर दिया गया है, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। हमारे यहाँ क्या है, हाँ हमारे यहाँ अगर एक 8 साल 9 साल 10 साल का बच्चा अगर पढ़ाई में भी चैट जीपीटी और इसका इस्तेमाल करने लग गया तो वो बेसिक कोर फंडा जो है ना पढ़ाई का वो छोड़ देगा। मेरे को सबसे बड़ा रिस्क वो लगता है, ये अगर आदत में आ गया ना तो आपका बेस कमज़ोर हो जाएगा आने वाली पीढ़ी का। आप यकीन मानिए। वो तो देखिए वीरू, वो तो आप उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो होना है ना। अब आजकल तो बच्चे स्कूल मतलब प्राइमरी से ही कैलकुलेटर लेके जाते हैं साथ में। अब कई स्कूलों में तो आईपैड मैंडेटरी हो गया है, फॉरगेट अबाउट बच्चे लेके जाते हैं, मैंडेटरी है। जैसे मेरी बेटी के स्कूल में मैंडेटरी है आईपैड, तो अब उसमें क्या ही करेंगे आप, वो तो जो है वो है। अच्छा, इसमें क्या है ना, ये हो सकता है कि इस जनरेशन के लिए सही है, हमारी जनरेशन में वो सही था, हमारे माँ बाप ने जो हमको सिखाया हमें वो सही लगता था, तो वो हर कोई ना अपने जनरेशन में जो किया हो उसको वो सही लगता है। लेकिन जो नई जनरेशन है वो इवेंचुअली पुरानी जनरेशन से स्मार्टर होती है। जो आज की डेट में जो यंगर लॉट है वो जब हम यंग थे तो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये मतलब एक लाइफ का प्रोग्रेशन है, ये होता रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखना होगा। जैसे लाइफ में कहता है ना कि हर कुछ लेफ्ट या राइट नहीं होता, आपको सेंटर का कोई रास्ता ढूंढना होता है। तो यहाँ पर मेरा मानना यही है, ना तो आप इसको कम्प्लीटली बैन कर सकते हैं, ना आप फुल्ली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। गाबा सर कुछ कहना चाहते हैं? गाबा सर क्या कहना चाह रहे हैं? ऑन अ लाइटर नोट मैं कहूंगा, जिस दिन वो डीप सीक की बात हुई थी तो मैंने भी उस दिन यूज किया फर्स्ट टाइम। मैंने लिखा उसको कि माय हार्ट इज ब्रोकन, प्लीज राइट अ लिरिक्स फॉर मी इन हिंदी, गुलजार साहब स्टाइल। वाकई में मुझे आया जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो लिख कर आया। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपको चाहे तो अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर, लेकिन लिख कर आया मुझे। नहीं, लेकिन आपका दिल किसने तोड़ा? किसी ने नहीं तोड़ा। वही यक्ष प्रश्न यही है। इंस्टाग्राम में पढ़ा ऐसा नहीं गावा सर, नहीं, यक्ष प्रश्न यही है कि आपका दिल किसने तोड़ा? अरे बिल्कुल नहीं तोड़ा। अब की बार जब ऑटर्स क्लब में मिलेंगे ना आपसे तो निचोड़ेंगे आपको, चिंता मत करिए। बिल्कुल पूछेंगे आपसे कि हुआ क्या, वाकई में लिख ये कर माजरा आया। क्या? अगर मैं लिखता कि कोई और कैफी आदमी तो शायद वैसा भी आ जाता। गाबा सर, वो क्या नमिता भाभी सुन रही है ना ये शो, या फिर उनको नहीं पता कि आप ये सब बातें बोल रहे होने? भाई वाइफ इज स्टैंडिंग है। वो तो हमेशा होता है। प्रकाश सर ऑटर्स क्लब में भी अकेले नहीं आते, पता है अनुज, साथ में हमेशा।
एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं इस थोड़ी सी नोक झोंक से और मजाक की बातों से आगे निकलते हैं। आइए जरा एक बार थोड़ा सा फार्मा को रीड करने की कोशिश करते हैं। ऑन सीरियस नोट, बायोकॉन लेके आइए, लॉरस लेके आइए और ग्रेनुअल्स लेके आइए, ये 3 स्क्रिप्ट्स लेके आइए। मानस जरा इनके ओआई को, डायरेक्टर साहब तीनों स्क्रिप्ट्स रखिएगा, बायोकॉन के ओआई को और मोर स्पेशली ग्रेनुअल्स के ओआई को रखिएगा स्क्रीन पे। मानस ये पुल बैक आया था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से और इस स्टॉक ने आज पूरे सारे क्लस्टर ऑफ एवरेजेस को रिगेन कर लिया। मानस ये 3 स्क्रिप्ट्स रखी मैंने स्क्रीन पे, ग्रेनुअल्स और एक लॉरस और एक बायोकॉन। इन तीनों में से थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के लिए किस पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो बताएंगे आप? तो पहले डिस्क्लोजर है कि लॉरेंस लैब में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है और यहीं पर मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि नया हाई बना है, पिछले हाई को स्टॉक ने ब्रीच किया है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि यहाँ से भी अगर हम पोजिशनली बात करें 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम ले लें तो शायद 125 या 150 रुपए तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। अगर आप पोजिशन ट्रेडर हैं आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 609 के स्टॉप लॉस से 675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो लॉरस लैब में फिलहाल ये रणनीति आप अपना के चले। एक बार एंजल 1 का चार्ट रखिए, इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। इनफैक्ट आप देखेंगे तो 7% के करीब ये तेज हो चुका है। राजेश सातपुते जी, एंजल 1 7% की तेजी 2501 पे अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ, कैसा लग रहा है ये स्टॉक जिनके पास है वो होल्ड करना कंटिन्यू रखें? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है श्रेया जी जिस तरह से आज ये रिवर्सल हुआ है लोअर एंड से, मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट होगा करीबन 2600-2650 का। 2650 का लेवल अगर पार करता है तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी होगी, लेकिन जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट है, इट्स रिवर्सल ट्रेड, आप डेड कैट बाउंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये रिलीफ रैली कहाँ तक जाएगी? 2600-2650। तो जिनके पास पोजीशन है उनके लिए बने रहने की सलाह होगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 2400 का। ओके, एंजल 1 आज का टॉप गेनर याद रखिएगा, राइट फ्रॉम फर्स्ट है आज, इसमें एक स्ट्रेंथ थी, अच्छा मूव यहाँ पर। और इनफैक्ट ये पूरा का पूरा स्पेस, चाहे वो CDSL हो, चाहे वो कैम्स हो, चाहे वो एंजल 1 हो, चाहे BSE हो, चाहे M6 हो, ये सुबह सुबह आपका एक ट्रेड था मानस कैम्स का 7% ऊपर। आपने जब ये लिया था तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में था। नाउ इट्स आई थिंक एट 3759। ये कैम्स CDSL नहीं कैम्स, और अब ये 10 नेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 10 नेमा को छुआ और इसने रीगेन किया पोस्ट जैन 20। मानस अभी 20 नेमा तक ये मूव एक्सटेंड करे, जो आपकी कॉल पे राइड कर रहा है, उनके लिए व्यू क्या है आपका? में 3640 पे रिकमेंडेशन दिया गया था और 3850 के टारगेट मेंशन किए गए थे। 3800 के आसपास के हाईज बने हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, बढ़िया रिटर्न्स एक ही दिन में मिल रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप पोजिशनली स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 4000 के आसपास है, वो स्टॉक वो लेवल्स टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप पोजीशन को होल्ड करना चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर से रिवाइज करके 3690 पे कर लें। 3690 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल कैंप्स में आप बने रह सकते हैं, सलाह आ रही है मानस जी की तरफ से। इनफैक्ट एक बार आप HDFC बैंक का चार्ट रखिए स्क्रीन पर। RBI पॉलिसी से पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। HDFC बैंक देखिए डे हाई के आसपास जाता हुआ ये स्टॉक फिलहाल अच्छी तेजी। गाबा सर, HDFC बैंक का चार्ट देखें, क्या करना चाहिए? वो स्ट्रेंथ वापस आती दिख रही है जो एकदम गया था वो 1800 के करीब, बिल्कुल क्या लग रहा है? फिर वो जी बहुत अच्छा बढ़िया सेटअप है और एक ब्रेकआउट मिला है और मोमेंटम ब्रेकआउट मिला है। HDFC बैंक ट्रेड करा 1741, मेरे ख्याल से 1760 से 1800 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। उसे 1-2 दिन देख लीजिए, अपने मिलना चाहिए। स्टॉक लगाना पड़ेगा 1730 HDFC बैंक में, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। बिल्कुल अच्छा लगता है HDFC बैंक, सेटअप सही है। HDFC बैंक अच्छा स्पॉट किया यहाँ पर श्रेया ने। और इस बीच मैं अपने स्क्रीन पे जो देख रहा हूँ, पिछले अगर आप कुछ मिनटों को देखें या फिर 20 मिनटों को देखें तो सीमेंट में सडनली बाइंग शुरू हो गई है, अच्छी खासी बाइंग। ज़रा प्लीज़ आप ACC लेके आइए 2054 पे डे हाई पर। इसको इस बात का फोकस करना ज़रूरी है कि ये आज पहली बार अपने 50 रिमा को अप्रोच करता हुआ 9 दिसंबर के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट 617 पे डे हाई पर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्विंग देखे सडनली। आई थिंक 20-25 मिनटों से इसमें बाइंग है और डे हाई पे ये देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट। सुबह भी बात हो रही थी इसकी। फिर आप लेके आइए अंबुजा सीमेंट्स को, जरा प्लीज़ रखिएगा एक बार।
और अंबुजा आपकी स्क्रीन पे, मेरे स्क्रीन पे ये OI की शीट्स के आधार पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। एट 523 टेस्टिंग 20 डेमा। और लुक एट श्री सीमेंट। श्री सीमेंट ये भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, यस मूव इसमें भी है। लेकिन ये श्री सीमेंट एक बार, और सब में शॉर्ट कवरिंग, ये देखिए श्री सीमेंट 28,330 डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे। आपकी राय क्या होगी इस पे? पहले एक काम करते हैं, टेक्निकल चेक लेते हैं, उस पर फंडामेंटल चेक उसके बाद लेंगे। राजेश सतपुते जी, अगर बेस्ट इसमें से पिक करना हो स्विंग खेलने के लिए तो बेटर क्या है? स्ट्रांगली पॉइज क्या लग रहा है आपको इस वक्त? आई थिंक वीरेंद्र जी, इन दैट केस अगर बेस्ट ले पिक करना है तो वो रहेगा एसीसी, क्योंकि एसीसी का जो चार्ट है, अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो ये कंटिन्यूअस फ्लैग दे रहा है, फ्लैग दे के कंसोलिडेशन, फिर इससे फ्लैग, फिर कंसोलिडेशन। तो ये जो पैटर्न है कंसिस्टेंटली जा रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 2100-2120 का, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 2040 का। ठीक है, चलिए अब अर्निंग्स की बात करते हैं। कल नतीजों का बड़ा दिन है और कल निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे। SBI, भारती एयरटेल, ITC, ब्रिटानिया, हीरो मोटो और ट्रेंट अपने तिमाही नंबर्स पेश करेंगे सारी कंपनियां, और नतीजों का अनुमान बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आशीष जी, यतिन जी और मंगलम जी। आप पहले मंगलम जी के पास चलते हैं, कैसे रहेंगे ITC, ब्रिटानिया और ट्रेंट के नतीजे, इन पे बात करेंगे। बताइए मंगलम जी। कई सारी कंज्यूमर कंपनीज कल नंबर्स अपने रिपोर्ट कर रही हैं। मैं संक्षेप में बताता हूँ कुछ कंपनीज के बारे में। आप ट्रेंड को देखें तो 35% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस बार, 33.5% एबिटा एक्सपेक्टेड है और 40% नेट प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आप कहेंगे कि ऐसे कंज्यूमर सेंटिमेंट में इतनी तेज़ी से कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तो ये तो बहुत अच्छा होगा। बट आप ये याद रखें कि पहले वो कंपनी जो है 45, 50, 60% से ग्रो करती थी। पिछले क्वार्टर इन्होंने एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को मिस किया था और उस के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस हाइस पर नहीं जा सकी है। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये ट्रेंड के लिए कि क्या वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को कल बीट करेंगे या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन उसके पीछे, बिकॉज स्टॉक 30% ऊपर से गिर चुका है, क्या वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के बीट पे अपनी पुरानी ग्लोरी वापस ला पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं गेम में, वो जिस कंपटीशन फ्रॉम अदर वैल्यू रिटेल प्लेयर्स, शेन भी आ गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उस लिहाज से ट्रेंड इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है ब्रिटानिया में अर्बन डिमांड वीक है, देयर इज़ रिकवरी रूरल डिमांड में, पर एट द सेम टाइम जो शार्प सर्जेस हमने देखे हैं पाम ऑयल प्राइसेस में, उस वजह से उनके नेट प्रॉफिट और मार्जिन्स को काफ़ी क्षति पहुंचती हुई दिखेगी। करीब 6% रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेंगे, 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ इसमें आएगा और 200 बेसिस पॉइंट्स डिक्लाइन एबिटा मार्जिन में, 19.5% का मार्जिन कुछ 17.5% हो जाएगा। स्टॉक भी अपने हाई से ऑफ है, पर कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ब्रिटानिया में नंबर्स के बजाय। तीसरा स्टॉक ITC बजट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसलिए रहा था क्योंकि कोई सिगरेट बिजनेस में टैक्स चेंज नहीं आया था और कंपनी अपने होटल बिजनेस से डीमर्ज हो गया था 1 जनवरी से। ये क्वार्टर है दिसंबर में एंड होने वाला, तो होटल बिजनेस के नंबर्स भी इसी वक्त आएंगे। बट एक ध्यान रखिएगा कि कुछ वन ऑफ्स हो सकते हैं बॉटम लाइन में डीमर्जर के तहत, तो वो उसे ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ITC में सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ होता है, जो वो कंपनी नहीं देती है। एनालिस्ट अनुमान करते हैं या कंपनी से के सोर्सेज से पता करते हैं 3 से 4% वॉल्यूम सिगरेट ग्रोथ का वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है, 5 से 7% FMCG रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। होटल के लिए सीजनली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, तो 12 से 15% ग्रोथ वहाँ पर आएगी। वो सबको आप साथ में कोलेट करें तो करीब 18,000 करोड़ रेवेन्यू ITC के लिए, एबिटा 6200 करोड़, मार्जिन 34.5% और नेट प्रॉफिट एक्चुअली 5150 के आसपास हम देखेंगे। वो पिछले क्वार्टर से इस बार नीचे होंगे क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन था करीब 470 करोड़ का। तो ये है ITC, ट्रेंट और ब्रिटानिया। ITC, ट्रेंट और ब्रिटानिया। मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर से ट्रेंट पर नज़र रहेगी सबकी, क्योंकि जैसा मंगलम ने कहा पिछले क्वार्टर एक टॉप बना था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी गिरा है। अब यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब यतिन के पास चलते हैं और SBI और भारती एयरटेल के नंबर से क्या उम्मीदें हैं ये जानते हैं। और SBI के नंबर्स पॉलिसी से जस्ट एक दिन पहले आ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और SBI का जो आवाज़ का पोल है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहेगी वो 42,500 करोड़ के आसपास रहनी चाहिए। एक मॉडस्ट 7% का ग्रोथ आपको आता हुआ दिखेगा नेट इंटरेस्ट इनकम पे।
प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ अच्छा खासा सुधार आना चाहिए, लगभग 33% की ग्रोथ रहनी चाहिए। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स का आंकड़ा लगभग 27,000 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। और नेट प्रॉफिट क्योंकि पिछले साल का बेस छोटा है, 17,200 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कीजिए ये प्रॉफिट नंबर, जो लगभग आपको डबल होता हुआ नजर पड़ सकता है। जहाँ तक कि फैक्टर्स का सवाल है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है सिक्वेंशियली यानी पिछली तिमाही के वर्सेस लगभग स्टेबल रहेंगे, 3.1% के आसपास नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा जो लोन ग्रोथ है वो 13-14% एक्सपेक्टेड है। इस टाइम 2-3 चीज़ें हैं जो एडजस्टमेंट के तरीके से आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये टाइम ट्रेजरी गेंस जो हैं एसबीआई के मॉडेस्ट रहेंगे, कम रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लिमिट करेगा आपकी प्रॉफिट ग्रोथ को, नंबर 1। नंबर 2, एसेट क्वालिटी जो है वो थोड़ी बहुत प्रेशर में रह सकती है 2 कारणों की वजह से। MTNL शायद इस टाइम स्लिपेज के तरीके से देखा जाएगा, जो 200-300 करोड़ रुपए जो है आपको MTNL की तरफ से स्लिपेज में होते हुए जाते नजर पड़ेंगे। और एग्री एनपीए, देखिए ये हर बैंक जो रिपोर्ट कर रही है वो एग्री एनपीए को एलिवेटेड साइड पे रिपोर्ट कर रही है, और एसबीआई एक बड़ा एग्री लेंडर है, तो कहीं ना कहीं एग्री के तरफ से आपको स्लिपेजेस और एसेट क्वालिटी पे थोड़ा प्रेशर है। तो MTNL और एग्री स्लिपेजेस, ये 2 आंकड़ों पे खास हम नज़र रखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो लोन ग्रोथ ट्रेंड है और जो नेट एनपीए ट्रेंड है वो आपको सुधरता हुआ दिखेगा, तो क्लियरली एक स्टेबल नंबर आपको एसबीआई की तरफ से आता हुआ नज़र पड़ सकता है। ओके, स्टेबल नंबर। और यकीन मानिए अभी भी जब ये एसबीआई अपने नंबर्स देगा तो एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। बहुत कम होता है ऐसा कि एसबीआई नंबर्स के लिए जा रहा है अर्निंग्स के लिए, एंड बिलो 200 डे एक्सपेक्टेशन एवरेज। खैर, अब आशीष के पास चलते हैं। आज मतलब वो एक्सपेक्टेशन बताएंगे हीरो मोटोकॉर्प की। क्या लग रहा है आशीष? फीका फीका सा मामला है। वैसे भी स्टॉक आपने देखा होगा 6250 मेरे ख्याल से ईयर हाईज, वहाँ से 30% से ज़्यादा करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। नंबर्स पिछली बार देख रहा था मैं 7 बजे के बाद शाम को आए थे, तो शायद कल भी बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आ रहे होंगे। परफॉर्मेंस ठंडा रहना है, जिसे अपन अंग्रेजी में कहते हैं ना म्यूटेड क्वार्टर, क्योंकि आय में साल दर साल केवल 3.5% का जंप होगा। वो भी वॉल्यूम्स तो थे ही नहीं इस क्वार्टर में। जो कुछ बेहतर होगा वो औसतन सेलिंग प्राइस, जो अपन एवरेज सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा इंप्रूवमेंट? क्योंकि कुछ प्राइस हाइक्स लिए थे, उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा। प्रीमियमाइजेशन थोड़ा सा हो रहा है और कुछ एक्सपोर्ट्स का तड़का बढ़ रहा है, पर उससे मार्जिन्स बहुत ज़्यादा मूव करेंगे ऐसा है नहीं, क्योंकि 3.5% रेवेन्यूज बढ़ेंगे, एबिटा 4% शायद बढ़ रहा होगा, मार्जिन साल दर साल केवल 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे होंगे। इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू तो मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट के आसपास है दबाव में हो सीक्वेंशियली, यानी कि क्यू ऑन क्यू दबाव में इसीलिए क्योंकि फेस्टिव सीजन में कुछ डिस्काउंट्स तगड़े दिए हैं और प्रोडक्ट मिक्स गड़बड़ाएगा, क्योंकि ईवी की सेल्स अगर पिकअप हो रही होगी तो उसके रियलाइजेशन थोड़े से कमजोर हैं। मुनाफा भी 3% के आसपास ही बढ़ रहा होगा, तो एकदम ठंडे नंबर्स। नजर कहाँ रहेगी? डोमेस्टिक डिमांड कैसी है, एक्सपोर्ट की ट्रेजेक्टरी कैसी है, और इसके अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस की टाइमलाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हीरो मोटोकॉर्प के लिए, अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करने के लिए, अपने टर्फ को डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी काम करते हैं, यतीन के पास वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम नदी में स्नान किया। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। चलिए एक बार वापस चलते हैं प्रयागराज और रूबिका के पास वापस चला जाए। रूबिका, गुड आफ्टरनून। सुबह बात हो रही थी आपसे और आपकी एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी, और अभी तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई है, काफ़ी एनर्जी लेवल्स आपके अभी भी हाई हैं। ये लग रहा है शायद वहाँ की प्रयागराज की मिट्टी का ही कुछ असर है। अनुज और वीरेंद्र, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपको एक बार फिर से मुझसे सवाल पूछना होगा, क्योंकि फोन इंटरेस्टिंग के बीच में बंद हो गया था। नहीं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है रूबिका? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप सुबह जितनी एक्साइटेड थी, आप उससे ज़्यादा एक्साइटेड और ज़्यादा एनर्जेटिक अब नज़र आ रही हैं। तो ये बताइए कि पहले तो आज का दिन रहा कैसे, और अब क्या अपडेट्स हैं? एक तो सबसे दिलचस्प बात ये थी कि आपसे राब्ता वैसे कम होता है, और भाई मुझे जितनी बार भी नंबरों से राब्ता पड़ा है, वो नंबर जो हैं वो इलेक्शन के नंबर्स रहे हैं, और यहाँ पर आप दोनों को सुन के बार बार मुझे बताना पड़ा था कि ये 2 मेरे साथी हैं जो सेंसेक्स और निफ्टी और तमाम शेयर्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। नंबर यहाँ भी है, नंबर वहाँ भी है, और नंबर यहाँ भी है अनुज। मतलब मेरा जो इस बार का एक्सपीरियंस था वो अद्भुत है।
2:30 बज रहे हैं। ये वो टाइम होता है जिसे आप कहते हैं कि अब सब जो है सुस्ताने में यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी देखिए वो भीड़ है जो यहाँ पर इस वक्त आती हुई दिखाई दे रही है। अब जाने वालों का सिलसिला जो है थोड़ा थोड़ा कम ज़रूर हो रहा है। हो सकता है कि कई लोग निकल गए हैं। कहाँ से आई हैं आप? और ये नकाब पहन के कहाँ जा रही है आप? नकाब से निकला चेहरा। बंगाल से आई है? हाँ। कैसा था आपका? अच्छा रहा। थक गई है बहुत? हाँ थक गए, बहुत हटा मतलब वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, और फिर भी आप चले जा रही हैं? मतलब अभी तो घर लौट रहे हैं। हाँ। कोई तो मतलब जाने का कोई रास्ता नहीं है हटने की वजह से। हाँ। ना और वो कुछ नहीं इसीलिए। अच्छा, और ये देखिए गंगा जल एक जगह हाथ में है, दूसरी जगह बेटा जो है कंधे पर है। आपको यहाँ पर इतनी सारी स्टोरीज मिल जाएगी। कहाँ से आए? यहीं के लग रहे हैं आप? नहीं मैं इटावा से। इटावा से? आप इटावा से। अच्छा, सब इटावा से। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। कब से है यहाँ पर आप? कल से हम कल रात से 10 बजे उतर गए थे यहाँ पे। अच्छा, लेकिन इस बीच देखिए वो भगदड़ वाली खबर भी चल रही, तो आप लोगों को नहीं हुआ कि कौन जाए, इतनी भीड़ होगी, भगदड़ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लगा देख के। तो मतलब यहाँ पे जो पुलिस का हमने एक्सपीरियंस किया, इससे पहले कहीं नहीं किया। मतलब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। सारी स्टेट में ऐसे करने लगे तो बहुत अच्छा हो जाए हमेशा। तो बहुत अच्छा रहे। हर स्टेट में अच्छा होगा। आप लोग पुलिस वाले तो नहीं है? नहीं, घर में कोई पुलिस में नहीं है। पापा आर्मी में है। मैं आईटी में हूँ। अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पर पुलिस वालों का जो बहुत हेल्प कर रही है। मतलब वो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ऐसा क्या कोऑपरेट कर लिया आपके साथ? पुलिस वालों से रास्ता बता रहे हैं। वरना क्या करते हैं? हकाल लेते हैं? आप लोकल वरना तो कैसे उनका टोन सबको पता है, क्या बोलूँ। तो आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच। और ये देखिए मियाँ बीवी कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रही हैं आप? अब हम स्टेशन जा रहे हैं। कहाँ? स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन जा रहे हैं? हाँ, मुरैना। कैसा रहा ये इसमें गंगा जल है कि पानी है? पानी है पीने गंगा जल नहीं ले जा रही? गंगा जल हाँ बैग में रखा। तो आपका अनुभव कैसा था? अच्छा रहा। खूब बढ़िया है। पहली बार आई है कुंभ में? नहीं, हम सैकड़ों बार आ चुके। सैकड़ों बार? अरे इतनी तो उम्र नहीं होगी आपकी। नहीं, कई बार आ गए। हाँ भाई। अच्छा, ये भाषा है भाई। बोली में फर्क पड़ जाता है ना। फर्क पड़ जाता है। तो आज तो सुबह मोदी जी भी आए थे? हाँ, मोदी जी आए। कल योगी जी आए थे। हैं, आपको दिखे? हाँ, दिखे थे। कल हमने योगी जी तो कल देखे, मोदी जी नहीं देखे। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग है। जी जी जी। रूबिका, मैं ये देखा था जिन युवकों से आप बात कर रही थी उसमें आप देखिए ना कहाँ से लोग आए हैं। और एक आईटी प्रोफेशनल था, है ना? कहा किसने उसने कि आईटी से हूँ मैं, है। अच्छा ये बताइए यूपी का एक घटना जब होती है तो वो एक छाप छोड़ जाती है किसी भी जगह पर, किसी समारोह पे। कुछ आपको दिखाई दिया कि ऐसे उत्साह में कमी या फिर लोग डरे हुए थे, ऐसा कुछ तो था वहाँ पे क्या? देखिए, मैं जब पहली बार यहाँ पर आई, मतलब मैं दिसंबर की बात कर रही हूँ, तब तो यहाँ पर बहुत कम लोग थे। कल्पवासी जो हैं वो ज़रूर आ गए थे। फिर उसके बाद मैं दोबारा दिल्ली आ गई। फिर उसमें आपको पता है भगदड़ की खबर मची थी और भगदड़ हुई भी थी, 30 लोगों की मौत हो गई थी। तो मैं जब दोबारा लौटी थी तो मेरे जहन में वो बात थी कि कुंभ में जो है भगदड़ मची है, यानी कितनी भीड़ होगी, किस तरीके की व्यवस्था होगी। मैं खुद आपको बता रही हूँ, पर्सनली मन में ये ख्याल था। तो जब मैं आई तो पहली चीज़ जो यहाँ पर आकर लोगों से पूछती थी यही पूछती। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए राजस्थान के पोशाक में लोग मुझे दिख गए। कहाँ से आई हैं आप? बीकानेर से। बीकानेर? मैं उदयपुर रही हूँ। हाँ, और आप बीकानेर ना हो। अब मुझे एक बात बताइए आप कि वो भगदड़ वाली खबर से, अव्यवस्था से, ये खबरें तो सब होंगी ना, तो आपको एहसास नहीं हो कि नहीं आना चाहिए? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी और मोदी जी की। और सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है ये। मतलब आप लोगों को तकलीफ नहीं हुई? भीड़ बहुत ज्यादा? बिल्कुल नहीं, कोई भीड़ आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। आने में, न जाने में, नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। आओ, मैं तो सभी एक चीज आपने देखी, ये अच्छा लग रहा है। अरे भाई इतना चले हो, थके वके नहीं हो क्या? जी है क्या? हाँ, मैं लियाकत, रूबिका लियाकत हूँ। पर 3 बार स्नान किया है। 3 बार? मतलब ऐसे ऐसे आ जाकर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे थक भी जाओ थोड़ा सा। मेरी बात सुनिए, नहीं लगेंगे। मेरी बात सुनिए। अच्छी है, थकते नहीं। अच्छा, अपने घर पे इतना चलते हो आप? रूबिका, नहीं चलते, यहाँ पे चलते हैं। मैं बीकानेर से आया हूँ, बीकानेर से हर गाड़ी लाता हूँ। हर स्नान में मैंने गाड़ी लेके आया हूँ। अमावस्या वाले दिन 300 यात्री लेके आया और मेरे कोई भी यात्री के कोई परेशानी नहीं हुई। मैं किस अच्छा रूबिका, अब अगर आप मुझे सुन पा रही हैं रूबिका,
तो अब आप कंटिन्यू करिए, और अब हमारा मार्केट भी काफ़ी एक्टिव हो गया, तो अब थोड़ा सा हम वापस मार्केट पर आ रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कवरेज के लिए रूबिका, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, प्रयागराज से मेरा भी एक नाता है। जब मैं बहुत ही छोटा था, मेरी चाइल्डहुड की एक ही फ़ोटो है मेरे पास, वो प्रयागराज की है। और मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग थी वो प्रयागराज से हुई थी, तब उसका नाम इलाहाबाद था ऑब्वियसली, और स्कूल का नाम था सिंधु विद्या मंदिर। तो अब मेरा मन है एक बार कभी जाऊंगा, तो उसके बाद वहाँ पर जाकर और उस स्कूल में भी वापस जाऊंगा। लेकिन खैर ये एक बहुत ही अद्भुत एक आयोजन हुआ है, और इकॉनमी पर भी इसका खैर काफ़ी इम्पैक्ट रहा होगा। नंबर्स तो खैर जब उस दिन योगी जी के साथ डिस्कस कर रहे थे राहुल जी, तो बात हुई थी, लेकिन एक शानदार आई थिंक अब कल्मिनेशन, आई थिंक 2-3 हफ्ते और बाकी हैं अभी महाकुंभ में, तो अब थोड़ा सा और लोग वहाँ पर जाएंगे, और एक लास्ट मिनट जो एंट्री है, बिजनेस CEOs, मार्केट एक्सपर्ट्स, आई थिंक हर कोई वहाँ पर जा रहा है। और मेरी बात हो रही थी एक बहुत ही जाने माने इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी रिसर्च हेड से, वो भी इस वीकेंड पे वहीं जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं। तो खैर ये महाकुंभ से कवरेज। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और यतिन से भारती का प्रीव्यू रह गया था, एक बार वो ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यतिन, भारती से क्या एक्सपेक्ट करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और आरपू में क्या एक्सपेक्टेशन है, कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पर? जी, तो ये टाइम आरपू ऑब्वियसली इंप्रूव होगा, लेकिन हम कोर नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज सिक्वेंशियली यानी QOQ बेसिस पे आपको 4.5% बढ़ते हुए दिखेंगे। एबिटा में एक अच्छा जंप आएगा, 11% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कीजिए सिक्वेंशियली, और प्रॉफिट में भी इतना ही ग्रोथ रहेगा। और ब्रॉडली अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। 56% मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है, जो लगभग पिछले क्वार्टर में 53% के आसपास थे। फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, इंडिया बिजनेस जो है लगभग 7% बढ़ेगा, जो अफ्रीका बिजनेस है 4% बढ़ेगा रुपी टर्म्स में, और आरपू जो है 6% आपको ग्रोथ होता हुआ नजर पड़ेगा। 247 का वो जादुई आंकड़ा है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है आरपू का, जो पिछले क्वार्टर लगभग 233 रुपीज़ के आसपास था। हालांकि ये टाइम नंबर्स में एक कैच है। कैच ये है कि जो पिछले क्वार्टर भारती ने इंडस टावर के शेयर्स खरीदे थे, उसके वजह से अब नंबर्स इंडस टावर के भी कंसोलिडेट होंगे, तो लाइक टू लाइक नंबर्स शायद कंपेयर आप ना कर पाएं। लेकिन अगर हम इंडिया बिजनेस और अफ्रीका की बात करें तो वो ग्रोथ नंबर्स आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इंडस टावर के नंबर इस टाइम से आपको रिपोर्ट होते हुए नजर पड़ेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस। बिल्कुल, देखिए इंडस टावर अब भारती की सब्सिडरी बन चुकी है, क्योंकि 50% से ज़्यादा अब भारती के पास स्टेक है। जब उन्होंने उस एक तो वो कुछ स्टेक लिया था और कुछ वो एक्सटिंग्विश हुआ था, बायबैक में एक्सटिंग्विश हुआ था, तो इसकी वजह से तो ये नंबर्स में इंडस के भी नंबर्स कंसोलिडेट होंगे। यतिन शुक्रिया। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, उसके बाद कुछ और स्टॉक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल से, फिर चलेंगे राजेश सतपुते के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष कयाल तैयार है हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी जी से बात करेंगे। मानस जी, सस्ता ऑप्शन बताइए क्या ले रहे हैं? तो अनुज जी, आई थिंक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ पर इसके ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 800 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, जो कि 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 22 रुपए का लगा के चलना है। 22 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 45 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस आपके स्क्रीन पे पहला ट्रेड, और फिर नहीं, इसका ऑप्शंस कौन सा दिया आपने? स्ट्राइक 800 की कॉल। ठीक है, डन। राजेश सतपुते जी से पिक करते हैं FNO सुपरस्टार। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, देखिए मेरी नजर है MCX पे, और MCX में जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है, मुझे लगता है इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो रहेगा 6250 का। 6250 से लेके 6300 पकड़ के चलिए। शॉर्ट लेवल ऑफ 6100, इट्स अ बाय। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 6050 का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, M6 FNO सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पिक। अब चलते चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष कयाल जी के पास। चार्ट का चमत्कार के लिए आप क्या पिक कर रहे हैं आशीष जी? देखिए, मेरा जो स्टॉक होगा वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX पे। यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, प्रीवियस पीक निकाल रहा है, वॉल्यूम जबरदस्त पिकअप हुए आज के दिन में, और गुंजाइश है स्टॉक करीबन पिछले पीक लेवल जो 190 पे वहां तक जा सकता है। तो 190 के टारगेट के लिए IEX पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा नीचे में करीबन 175 का होगा। ओके, IEX में लॉन्ग पोजीशन में। वीरेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, स्ट्राइड्स फार्मा हमारे वॉच लिस्ट और ध्यान में है। नंबर्स काफी शानदार आए थे तीसरे तिमाही के। EBITDA मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने मिला है तीसरे तिमाही के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस में। 14.2 जो पिछले साल था, ये साल 18.2% पे आया है।
ऑब्वियसली 9 months का जो परफॉर्म है काफी सिमिलर है, 14.2 के मार्जिन है, एंड अगेंस्ट दैट मार्जिन हैव कम एट 17.5%. ऑब्वियसली इन्होंने जो एक गाइडेंस रखा था ये वित्त वर्ष के लिए कि रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय 12 to 15%. इनफैक्ट 9 महीनों तक रेवेन्यू ग्रोथ 70% की हुई है. द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो यूएस कारोबार है फॉर्मुलेशंस का, दे हैव क्लॉक $214 million और $275 to $300 million की टारगेट आराम से अचीव हो जाएगी ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस. डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू एबिटा रेशियो उन्होंने 2 टाइम का रखा था, which has already got achieved, and in fact this should trend lower जैसे कैश फ्लोज में सुधार देखा जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो एक पाइपलाइन इनके पास है और जो एक्सपेक्टेशन है मार्जिन को मेंटेन रखने का 18 से 20% के बीच में, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि स्ट्राइड्स फार्मा शायद ये टारगेट्स को अचीव करे. तो हमें लगता है कि स्ट्राइड्स फार्मा के वॉच लिस्ट पर. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार चंदन को जोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फ्रेश ट्रेड के लिए. चंदन, गुड आफ्टरनून. चंदन, क्या पिक किया आपने? जी देखिए, बाजार में बाइंग इंटरेस्ट है और लेवल थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं 2-3 दिन से, और धीरे धीरे जिस हिसाब से 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है, लग रहा है दोनों इंडाइसिस में थोड़ा और मूव बनना चाहिए. पॉजिटिव सेटअप की तरह तो देखें तो मैं कैपिटल मार्केट पे पूरा फोकस है, चाहे एमसीएक्स की बात करें या फिर बीएससी की बात करें. ये एक सेक्टर है जहाँ पे पॉजिटिव मूव रहेगा. एमसीएक्स आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, तो इसलिए मैं चर्चा में नहीं लेना चाहता, बट वो हमारा एक प्रेफर्ड पिक रहेगा. और बीएससी पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा. 3-4 दिनों से भले मोमेंटम आए, बट जो सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली बननी चाहिए. 5,700 का सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं 6,120 तक के टारगेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा लेवल से बनने चाहिए. ओके, चलिए अब आगे बढ़ें और बात करते हैं आईजीएल की. शेयर में आज भी 5% का उछाल है, कल भी इसमें एक्शन था. कंचन से जानते हैं कि आज इसमें रैली क्यों आई. कंचन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. हमने जब देखा था बॉम्बे में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद मैं उस टाइम पे दिल्ली में थी, तो वीरू सर ने बोला था कि इलेक्शन खत्म और जो सीएनजी के दाम है उसमें हमें एक तेजी देखने को मिल गई है. और यही अनुमान अब दिल्ली के इलेक्शन से भी लगाया जा रहा है कि जैसे दिल्ली के इलेक्शन खत्म होंगे, हो सकता है कि सीएनजी के प्राइसेस में हमें 4% तक की एक बढ़ोतरी देखने को मिले. देखिए, कंपनी ने अभी 3 से 4 महीने तक कोई भी सीएनजी के प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन एमजीएल की बात करी जाए या गुजरात गैस की बात करी जाए तो उन्होंने पहले से ही 2 से 4% की कीमतें बढ़ा दी है. अब अगर ऐसा होता है तो ये जो सीएनजी का प्राइस है वो काफी ज्यादा कंपैरेटिव हो जाएगा. वॉल्यूम ग्रोथ अगर बढ़ती रही और आने वाले टाइम पे अगर प्राइस हाइक होता है तो हो सकता है कि आईजीएल के अंदर हमें एक री रेटिंग देखने को मिले, जिसके चलते सीएलएसए ने यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और 220 के लक्ष्य कर दिए हैं. बट एक चीज आपको खासा ध्यान में रखनी होगी, सीएलएसए की रिपोर्ट तो आ जाई है, लेकिन सीएनबीसी आवाज ने आपको इसके ऊपर कल ही पूरी की पूरी रणनीति दे दी थी. एक बार इसका भी चंक देख लेते हैं. अब वो रेड में था, 190 पर था, और अब देखिए कैसे ग्रीन में आया, 193 ऑलमोस्ट क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ, और इसका ओपन हाई था 194.4. अब उस तरफ बढ़ता हुआ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अगर वो जो दिल्ली इलेक्शन के बाद अगर वो प्राइस हाइक आ गई तो वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है. कल हमने दोपहर में, कल आईजीएल का इंटरडे चार्ट रखेगा, कल दोपहर में हमने एक अहेड ऑफ द कर्व में आईजीएल की बात की थी. सुबह सीएलएसए ने भी लिखा है कि ये कंपनी दाम बढ़ा सकती है. आज दिल्ली में इलेक्शन है, ख़त्म हो जाएंगे वो. काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, कल भले ही चला है, काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है. इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 16 टाइम्स पर है. 5 ईयर का एवरेज 20 टाइम्स है. 3 साल का सेल्स का अगर प्रॉफिट का अगर काफ़ी शानदार रहा है. मेरा ये मानना, अगेन यहाँ पर आप गलत नहीं जाएंगे. एक बार आईजीएल लेकर आइए वापस जरा स्क्रीन पर, और अब देखिए स्टॉक डे हाई पर और टॉप गेनर्स में शुमार अब आपको दिखाई देगा ये स्टॉक. देखिए 205 पर, अब कल 190 पर हमने इसकी बात की थी, क्योंकि इसको और रैशनल के साथ, लॉजिक के साथ आपको बताया था कि क्यों ये अहेड ऑफ द कर्व रहेगा. ओके, तो देखिए 2750 का लॉट साइज़ है आईजीएल का, और फ्यूचर्स में है ये. अगर आपने एक लॉट भी इसमें लिया होता तो पर लॉट 50,000 का प्रॉफिट. जी हाँ, पर लॉट 50,000 का प्रॉफिट. कल जिस टाइम से इसको पिक किया गया था वहाँ से लेके अब तक का अगर आप मूव देखेंगे आईजीएल का, और ये लॉजिकल भी था, प्योर लॉजिक के साथ था कि इलेक्शन के बाद वो जो एक पेंडिंग चीज़ थी वो रहेगी. और पोजीशनिंग भी इसकी ऐसी थी वीरू, अगर आप आईजीएल का अगर आप स्टॉक देखेंगे, इसका अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे ना, 3 या 6 महीने का, ये चीख के बता रहा था कि बस कुछ न्यूज़ आने की देर है. और ये देखिए, ये पूरी गिरावट आई थी 220 से 156 की, और अब अभी भी उसके काफ़ी नीचे है.
लेकिन एक शुरुआत हो रही थी यहाँ पर एक बड़ी रैली की। जी हाँ, शानदार मूव यहाँ पे, और इसको प्रीएम्प्ट बताया गया था आपको, वो झलकियाँ आपने देखी थी 205-35 पाके ट्रेड करता हुआ अब। और एक ट्रेड चेक इस पर और ले लेते हैं, 205-32 पाके तो खैर क्लोज ही हो रहा है। राजेश सतपुते जी, एक स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई पर अभी भी ट्रेड करता हुआ। आई मीन पोटेंशियल क्या रखता है ये स्विंग अभी? एटलीस्ट 210 218 जहाँ पर बड़े एवरेजेस अलाइंड है वहाँ तक का मूव पॉसिबल है इसमें, या फिर दैट्स इनफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने वीरेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा। 218 220 ये इसका 200 डीएमए का क्लस्टर है, जहाँ पे 100 भी आता है और 200 भी आता है, एक्सपोनेंशियल एंड वेटेड। तो मुझे लगता है कि ये इसका मिनिमम टारगेट होगा। रही बात प्राइस पैटर्न की, मतलब कि ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। इनफैक्ट आज ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, 20-50 डीएमएस के ऊपर क्लोज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज ये जो ब्रेकआउट है ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो बने रहे। इसका जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो रहेगा 199 का, 3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और सामने जो टारगेट है वो 218 से 220 का होगा। तो आईजीएल लुक्स गुड टू मी ऑन द चार्ट। ये 199 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आईजीएल में बने रहे, ये सलाह रहेगी। अब चलते सीधे दिल्ली। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है और करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स मतदान कर रहे हैं। आज लगभग 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अब तक देखिए 33% वोटिंग हो चुकी है और चुनाव नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव का अपडेट देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता रोहन सिंह जुड़ रहे हैं। रोहन जी, आप बताइए क्या अपडेट वहां से आ रहे हैं? जी, मैं इस वक्त दिल्ली के बाराखंबा रोड के मॉडर्न स्कूल कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे पोलिंग बूथ पे यहाँ पे हूँ, और जो लास्ट अपडेट आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो 2 घंटे पहले आया था। 33% लोगों ने वोट किया था, और अगर ये देखा जाए तो ये काफ़ी धीमी वोटिंग कर सकती है, खासतौर पे तब जब पिछले कई महीनों से जो चुनाव आयोग है उसने कैंपेनिंग की थी, लोगों को आने का जो है काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अगर खासतौर पर आप देखें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, इसके लिए इन्होंने कैंपेनिंग पूरी की हुई है। यहाँ पे QR कोड्स लगाए गए हैं कि आप यहाँ फीडबैक दे सकते हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक प्लांट गिफ्ट किया जा रहा है। कई सारे पिंक बूथ बनाए गए हैं, क्रचेस की व्यवस्था की गई है, साथ ही स्पेशली इवेंट लोगों के लिए की गई है। सेल्फी बूथ यहाँ पे लगाए गए हैं कि लोग यहाँ पे आके वोट कर सकें, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वोटिंग काफी धीमी लग रही है। और यहाँ खासतौर पे नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की आपको बात बताएं, ये तब हो रहा है जब बहुत ज्यादा स्टेक पे है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, प्रवेश वर्मा बीजेपी की तरफ से यहाँ पे है, संदीप दीक्षित हैं, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन उसके बावजूद अभी 8 घंटे हो चुके हैं, वोटिंग थोड़ी धीमे लग रही है। हालांकि थोड़ा समय बचा हुआ है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ वोटिंग शाम के लगभग बढ़ेगी। लेकिन अभी की जो स्थिति ये है कि वोटिंग थोड़ी सी सुस्त पड़ी हुई है। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की खासतौर पर बात करें, 30% वोटिंग हुई थी 1 बजे तक। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अभी तक 40% तक ये पहुंच चुका हो। और इन तमाम एफर्ट्स के बावजूद जो अभी तक जो लोगों का रुझान है वो बहुत ज्यादा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शाम होते होते और लोग आएंगे और वोट करेंगे, खासतौर पे तब जबकि यहाँ पे सारी कोशिशें इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है कि लोग आएं और उनको कोई दिक्कत ना हो। जो कुछ अच्छी तस्वीरें हमें देखने को मिली यहाँ सुबह से, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे और जो सीनियर सिटीजन थे, उनमें खास रुझान हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखते हैं कि ओवरऑल पिछले जो विधानसभा चुनाव थे 62% वोटिंग हुई थी, अभी तक उसका हाफ वे मार्क हमने पूरा किया है। देखते हैं कि ये हम पूरा कर पाते हैं इस बार या नहीं। बिल्कुल। और देखिए दिल्ली में इलेक्शन में एक अलग ही माहौल होता है। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। और देश की राजधानी भी है दिल्ली ऑब्वियसली, तो वहाँ पर मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार वोटिंग दिल्ली में की थी, तब तो यूनिवर्सिटी इलेक्शन से तब की बात है। और उसके बाद जो पहला वोट था वो भी 1999 के लोकसभा इलेक्शंस में। आई थिंक 98 के लोकसभा इलेक्शन जब हुए तब तक वोट बना नहीं था मेरा, 99 वाले इलेक्शन में बन गया था, तो तब वोट किया था। तब से खैर हर बार वोट किया है, चाहे नेशनल इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे BMC का इलेक्शन हो। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वोट नहीं किया है अब तक, 3:30 बजे के बाद प्लीज़ जाइए और वोट करिए, क्योंकि 5 बजे तक वोटिंग होती है, तो उसके बाद भी आपके पास भरपूर टाइम है। और 5 बजे तक अगर आप लाइन में लग गए तो आप फिर वोट दे पाएंगे। उसके बाद वो चाहे लाइन लंबी भी हो, चाहे 6 बज जाए, लेकिन अगर आप 5 बजे तक लाइन में लग गए तो आपको वोट डालने दिया जाएगा। इसके लिए अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला है, प्लीज़ जाइए, वोट करिए। ये आपका हक है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो इसके लिए प्लीज़ गो आउट एंड वोट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बजट के बाद मार्केट के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, कैसा लगा बजट और क्या वो जो इनकम टैक्स कट आया और बाकी चीज़ें आई, क्या काफ़ी हैं इस मार्केट को इस बेयर मार्केट से, इस बेयर फेज से बाहर निकालने के लिए, जो हमने देखा भी है पिछले 2-3 दिन में? हाय, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो बजट काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। सबसे पहली बात यह है कि कोई नेगेटिव न्यूज जब नहीं होता है तो वो इटसेल्फ एक अच्छा सा गुड न्यूज हो जाता है। सो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक सेकेंड जो है वो स्ट्रक्चरली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हिसाब से टैक्स रेट्स में इतनी अच्छी तरह से लीनियंसी हो चुकी है, तो अगर आप देखेंगे कि अगर 20 से 25 लाख रुपए की अगर साल की इनकम होती है तो आपका टैक्स रेट जो है वो सिर्फ 10 से 12.5% होता है इंडिविजुअल्स के लिए। और अगर आप सोचते हैं कि डबल इनकम है घर में, तो करीब करीब 40 से 50 लाख के बीच में भी अगर इनकम है साल की, तो वो सिर्फ 10 से 12.5% का आपका इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट होता है। तो जब इतना रीजनेबल इनकम टैक्स रेट है, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी फुल्ली इनकम काफी डिस्क्लोज करेंगे नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 साल में। आज लेस देन 4 करोड़ पीपल आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस इन दिस कंट्री। ये नंबर 10 करोड़ हो जाएगा इन नेक्स्ट 3, 5, 7 years, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो एक जो इतने सालों से हमारी बात रही है कि टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा पीपल आने चाहिए ताकि द बर्डन इज डिवाइडेड अक्रॉस ऑल द पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। तो एंड इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ही होने वाली है नेक्स्ट 2, 3, 5 years फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ मैं सर। आरबीआई पॉलिसी परसों है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आरबीआई पॉलिसी? साथ ही क्या लग रहा है आपको, क्या रेट कट इस बार होगा? मुझे लगता है कि आरबीआई के इस बार की पॉलिसी में रेट कट होना की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। एटलीस्ट एक 25 बिप्स की रेट कट आने की काफी अच्छी संभावना है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन भी काफी रीजनेबली कंट्रोल में है। और जो हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसको एनकरेज करने के लिए एक 25 बिप्स कट होना शायद हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है इन दिस आरबीआई पॉलिसी। अच्छा, आप इस वक्त बैंक्स में झुकाव कहाँ रखते हैं? अगर आप बीते 1 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस देखें या 10 दिन की, तो उसमें फिर भी प्राइवेट बैंक्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। इंडसइंड बैंक के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अभी झुकाव आपका, जब आप ये मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आरबीआई दे देगा, ज़्यादा एक्सपेंशन प्राइसेस में कहाँ पे आएगा? पीएसयूज में, जो कि अभी भी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट स्पेस में? हमें लगता है कि जो हिसाब से अभी रिजल्ट्स आए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो लीडर्स है पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। मार्जिन के एंड पे भी एनआईएम और उनकी असेट क्वालिटी दोनों पे उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। उनके डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी डिसेंट रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के वैल्यूएशंस भी, और जो लीडर्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उनके वैल्यूएशंस भी ये लेवल पे बहुत ही रीजनेबल है। शायद लास्ट 5 साल में वन ऑफ द लोएस्ट रहे होंगे। और जो हिसाब से उनका बिजनेस आउटलुक है, जो हिसाब से उन्होंने पूरा ब्रांच एक्सपेंशन किया है, जो हिसाब से उन्होंने पूरे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए, जो उनका एक इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है, तो नेक्स्ट 3 से 5 साल में इनकी भी मार्केट शेयर और बढ़ने वाली है। तो वी प्रीफर डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक, एंड विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक आल्सो द लीडर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, सचिन, ट्रेंड जैसे स्टॉक पर अब आपका क्या व्यू होगा? जो इतनी बड़ी रैली के बाद जो गिरावट आई, उसके बाद क्या कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी भी थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? मैं रिपीट करता हूं, उससे पहले एक बार जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखना चाह रहा था, क्योंकि मार्केट में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है हायर लेवल से। सचिन, 1 सेकंड बस, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए जरा एक बार स्क्रीन पर। डे हाई से थोड़ी स्लिप आई है 23,800 के बाद, हम 23,687 तक आए हैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी मिड कैप अभी भी स्ट्रांग है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था सचिन, ट्रेंड के ऊपर। एक बड़ी रैली आई ट्रेंड में, उसके बाद एक पिछले क्वार्टर के बाद से एक डिक्लाइन आया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एज बाइंग अपॉर्चुनिटी या एक थोड़ा सा वार्निंग साइंस?
नहीं, आई थिंक ये जो करेक्शन हुआ है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफी क्वालिटी स्टॉक्स बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस में आ रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपको अच्छे वैल्यूएशंस में अच्छी कंपनियां मिल रही है, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या ऑटो के लीडर्स हो या आईटी कंपनीज हो या इवन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द फार्मा कंपनीज जो जहाँ पे भी लीडरशिप है, वहाँ पे काफी सारे कंपनीज के रिजल्ट बहुत ही डिसेंट हुए हैं। अगेंस्ट लॉट ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशंस के रिजल्ट्स बहुत ही खराब हो गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर आप ऑटो के भी नंबर्स देखेंगे तो दिसंबर और जनवरी दोनों वॉल्यूम नंबर्स दोनों मंथ के काफी अच्छे आए हैं अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस और द हेडलाइंस। तो वो हिसाब से जहाँ पे भी क्वालिटी कंपनीज है और रीजनेबल वैल्यूएशंस है, आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली इंक्रीज योर एलोकेशन। सचिन जी, एफएमसीजी इंडेक्स देखिए, कल भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, आज भी ये गिरकर ही कारोबार कर रहा है। लेकिन जब बजट में पर्सनल टैक्स को लेकर ऐलान हुआ, रेट टैक्स कटौती को लेकर, तो एफएमसीजी इनफैक्ट पूरा कंजप्शन बास्केट एकदम से बूम हुआ था, लेकिन उसके बाद से ढीला पड़ता जा रहा है। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है या फिर अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है या फिर जो अनाउंसमेंट हुए हैं उससे कुछ खासा फायदा होता दिखेगा नहीं? साथ ही क्या आप इस इंडेक्स में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी देखिए जैसे आपने बताया एफएमसीजी में 2-3 चीज है। एक तो उनके वैल्यूएशन हमेशा काफी हाई रहते हैं, जो अभी भी हाई है। सेकेंड, उसमें ग्रोथ अभी बहुत लिमिटेड आ रही है क्योंकि पेनिट्रेशन लेवल जो है एफएमसीजी में काफी हाई हो चुका है इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स में। और तीसरा, जो बजट की आप बात कर रहे हैं, अगर आप सोचेंगे कि बजट में जो ये टैक्स की बचत हुई है जिनको भी, वो ज्यादातर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में उसका बेनिफिट होगा, नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में इतना बेनिफिट नहीं होगा शायद। नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो ज्यादातर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है आपकी ऑटोज हुए या सम ऑफ द बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ये सब जहाँ पे भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वहां पे शायद ज्यादा उनको बेनिफिट होगा कंजम्पशन साइड पे। इसीलिए शायद जो फर्स्ट एक नीजर रिएक्शन था एफएमसीजी सब बड़ा था, वो शायद अभी कूल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग वहां पे हो। सचिन जी, ये पीएसयूज में आप लोगों ने कुछ लोअर लेवल्स पे एडिशन किए, जो ये दिसंबर जनवरी का डिप था उसमें? हमारा पीएसयू में एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड है। लास्ट 2-3 साल से भी हमने पीएसयू कंपनीज में हमारा एटलीस्ट हमारी जो फ्लैगशिप एमके कैपिटल बिल्डर जो हमारी स्ट्रेटेजी है, वहाँ पे हमारा एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड है। वी आर मोर एक्सपोज्ड इनटू सेक्युलर सेक्टर्स, एज आई सेड, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, ऑटो एंड फार्मा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। एक बार बाजार पर नज़र डालते हैं और देखिए निफ्टी डे हाई से थोड़ा सा फिसला है, फिलहाल 23,800 का हाई था, वहाँ से अभी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सर कैसे देख रहे हैं इस डे हाई से जो फिसला इस बाजार को, साथ ही क्या लग रहा है आप स्ट्रैटेजिकल के लिए क्या रहेगी आप? कितना फिसला है? 100 पॉइंट, आई थिंक हाई 23,800 था, है ना? देखिए, अगर आपका व्यू है कि आपको 1000 और 1200 पॉइंट की रैली प्ले करनी है, तो 100 पॉइंट के डिक्लाइन से फिर आप नहीं घबरा सकते। 23,300 से लॉन्ग का एक व्यू है, 500 पॉइंट की रैली हुई, 500 पॉइंट की रैली के बाद एक 100 पॉइंट का इंटरडे डिक्लाइन आ गया, बिग डील, क्या दिक्कत है? मेरा व्यू अभी भी वही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें, और अभी तक इस मार्केट ने ऐसे कोई साइन नहीं दिए हैं कि रैली खत्म हो रही है। और वैसे भी एक 3 का फॉर्मूला होता है, जब 2 दिन बड़ी रैली होती है, तीसरे दिन नॉर्मली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी एक शेड और बेटर है, और अगर तो आरबीआई की पॉलिसी नहीं होती ना परसों, तो मैं कह देता कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि अच्छा पैसा बनाया आपने। अभी मैं कहूँगा कि एक दिन और दे के देखें इसको, कल एक और व्यू लेंगे इस पर, और आरबीआई की पॉलिसी तक मुझे लग रहा है, मेरा जो व्यू है, मार्केट कह रहा है कि शायद एक रेट कट आएगा। हाँ, उस दिन ये हो सकता है कि अगर रेट कट नहीं आया तो बड़ी करेक्शन आ सकती है, ये भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए पॉलिसी वाले दिन या तो पॉलिसी से पहले थोड़ा सा पोजीशन हल्का होकर साइड में हो जाए, अपने आप को हेज कर लें, वो तब की बात है। लेकिन अभी इस पोजीशन से जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं है। एक रिस्क जो आज की ट्रेड देकर गया है, एक रीज़न अगर आप इसको एस्क्राइब करना चाहते हैं जो मार्केट इंटरडे से स्लिप हुआ, वह है करेंसी। रुपये का एक बार इंटरडे चार्ट देखिए ज़रा स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई देगा कि थोड़ा सा मूव आया, और ये देखिए करीब करीब 87.48 पर
इस समय हम आए डॉलर रुपये पर, तो वो थोड़ा सा एक हो सकता है मार्केट के लिए चिंता की बात हो, बट अदरवाइज मार्केट का टेक्सचर देखकर मुझे तो नहीं लगा कि आपको कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अब कल की तैयारी करते हैं। तो डीलिंग रूम चेक और BTST कॉल्स ये करते हैं, और उसके बाद कुछ और ट्रेड्स भी लेंगे। लेकिन यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं। अच्छा, डीलिंग रूम चेक करें इससे पहले एक बार यतिन शायद दोबारा एक बार जियो फाइनेंस और जोमेटो को रिविजिट करना चाह रहे हैं। यतिन एक बार बताइए कि क्यों इनको रखना है रेडार पर। देखिए, निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी और कुछ ही हफ्तों में आपको इस महीने में ही निफ्टी की लिस्ट आती हुई नज़र पड़ेगी बदलावों की। दो स्टॉक्स जो आज जो नुआमा की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले है जियो फाइनेंस, उसके बाद है जोमेटो। दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी खासी तगड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जोमेटो में आप एक्सपेक्ट करिए $630 मिलियन के आसपास की बाइंग फ्लो नुआमा के हिसाब से, और जियो में $300 मिलियन के आसपास की बाइंग आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है। दो स्टॉक्स जो हैं इंक्लूड होने वाले हैं, दो स्टॉक्स एक्सक्लूड होने वाले हैं, उस पर भी नज़र कर लेते हैं। जहाँ BPCL और ब्रिटानिया, ये दोनों स्टॉक्स एक्सक्लूड हो सकते हैं, और दोनों ही स्टॉक्स में 200 से $250 मिलियन के आसपास की सेलिंग देखने को मिल सकती है। मैं काउंटर ट्रेड देना चाहूँगा जियो फाइनेंस में, जो कि ऑलमोस्ट 100 रुपये की गिरावट इसकी 200 डेमा से है, और स्टॉक वापस कल इसने गिरावट में अपना जो जनवरी का लो था उसे अप्रोच किया, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। 229 का स्टॉप लगाइए, 239 से 243 के टारगेट से। बहेती जी, एक कल की सबसे शानदार ट्रेड जियो की थी, क्योंकि वो आपने काउंटर ट्रेंड एक व्यू लिया था, कॉन्ट्रा व्यू लिया था, मुझे याद अच्छे से। वो आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए, क्योंकि कल सारे टारगेट हिट हुए, उसके ऊपर बंद हुआ, और आज भी मोमेंटम इंटैक्ट है। कल का जो कैंडल बना हुआ कंफर्मेशन दे रहा है, और आज जो फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिली है वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। लॉन्ग यहाँ से भी देखने मिल सकता है, और 280 तक का जोन यहाँ पे देखने मिल सकता है। 243 to 252 के अग्रेसिव टारगेट्स थे, वो तो सारे मीट हुए, और आज का हाई देखिए 254, वहाँ तक गए हम। शानदार कॉल रही है। ऐसी कॉल्स के लिए जुड़ रही है CNBC आवाज़ के साथ। बेस्ट प्रॉफिटेबल कॉल्स आपको यहीं मिलेंगी। अब यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन बताइए। तो दो स्टॉक जो फोकस में है, सबसे पहले औरोबिंदो फार्मा, और फार्मा शेयर्स काफ़ी दिनों से अच्छा कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा भी हो रही है। और औरोबिंदो फार्मा रिजल्ट्स के पहले डीलर्स लॉन्ग पोजीशंस बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 3% ऊपर है फेब सीरीज में, यानी फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है, और डीलर्स के हिसाब से 1215 और 1230 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा CESC यानी कैलकाटा इलेक्ट्रिक, यहाँ भी डीलर्स खरीदारी की जो है सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, 145 से 150 के पोजिशनल टारगेट्स, और बहुत सारे HNIs यहाँ FNO में आपको ट्रेड करते हुए नजर पड़ रहे हैं लॉन्ग साइड पे। तो दोनों ही CSC और औरोबिंदो फार्मा आज डीलर्स की खरीदारी की लिस्ट पे है। ओके, तो ये दो बाय कैंडिडेट्स डीलर्स की लिस्ट में। अब चलते हैं BTST ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश से शुरुआत करते हैं। मीनवाइल निफ्टी करीब 23,691, और बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी करीब 165 अंक ऊपर है। प्रकाश सर, क्या पिक करेंगे आप कल के लिए ट्रेड? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है ग्लैनमार्क। इसमें लगता है इसमें तेजी नजर आती है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। 1493 पर ट्रेड कर रहा है, 1480 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 13 रुपए का। टारगेट 1520 से 1550 कल पॉसिबल है। ग्लैनमार्क फार्मा गावस की पिक फिलहाल। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, BTST STBT? श्रेया जी, आई थिंक ऑयल इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो ऑयल इंडिया के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 428 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, 422 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे ऑयल इंडिया के फ्यूचर में, और 440 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, ऑयल इंडिया ये होगी मानस जी की पिक। चंदन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी देखिए, यहाँ पे मैंने कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज की बात की, अब मैं फार्मा पे फोकस करना चाहूंगा। फार्मा में लोरस और लुपिन दो काउंटर है जहाँ पे अच्छा खासा सेटअप है, और लुपिन पे खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। वीकली चार्ट पे पिछले 4 वीक के करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास के बेस बन के अभी पिछले लगभग 17-18 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। पुराना जो हर्डल था 2150-60 उसके ऊपर डिसाइसिवली बंद हो रहा है, तो 2145 2145 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 2305 तक के टारगेट। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मैं अपोलो हॉस्पिटल को लेके जाऊंगा। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जंप देखिए, करीबन 10% ओपन इंटरेस्ट जंप है। प्राइस इज अप बाय 2.4%।
तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप है। तो अपोलो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, स्टॉप लॉस होगा 6,940 का, 6,940 का स्टॉप लॉस रखेंगे और सामने टारगेट सेट करेंगे 7,100 का एज ए BTST। ओके, चलिए अब वीरू के पास चलते हैं और मार्केट ब्रेथ आज की कैसी रही वो जान लेते हैं। वीरू, मार्केट ब्रेथ आज भी अच्छी रही होगी, मिड कैप्स तो शानदार तेजी में। बिल्कुल हाँ, मिड कैप्स का स्ट्रॉन्ग रहना ब्रेथ को अच्छा बना रहा है अनुज, और आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट फिगर आएगी उससे काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट भी होगा। लॉन्ग करीब करीब 112 और 52 में करीब करीब आप देखिए तो शॉर्ट कवरिंग थी, मीन्स ऑलमोस्ट आपका आप देखें तो 165 स्क्रिप 164 स्क्रिप जो थी वो आज ग्रीन साइड पे थी, शॉर्ट लगभग 60 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग 8 में। आइए फिगर्स देखते हैं लॉन्ग की क्या थी इसमें। एंजल वन, अबाउट इंडिया, ऑल इंडिया, बायोकॉन, BSC, इन सभी काउंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। आज ये पूरी एक्सचेंजेस की जो थीम थी स्ट्रॉन्ग थी। शॉर्ट कवरिंग कैम्प्स में सुबह मानस का ट्रेड था, MCX, CDSL, ये पूरी थीम। अगर आप देखिए वहाँ क्या था BSC, वहाँ क्या था आपका एंजल वन, यहाँ कैम्प्स MCX CDSL प्लेस्ड हैं। सैंड मिड कैप IT में आज एक शॉर्ट कवरिंग देखी गया और सेम केस अदानी ग्रीन के साथ। बाकी शॉर्ट बिल्डअप फिनिक्स मिल्स में यहाँ पे कल भी काफ़ी सब्सटेंशियल शॉर्ट था, ये बात मैंने आपको सुबह FNO पल्स में बताई भी थी। कमज़ोर स्ट्रक्चर, सेम केस बताई थी मैंने आपको UBL में। एशियन पेंट्स पे आज हाउस व्यूज़ कल के नंबर्स के बाद काफ़ी नेगेटिव थे तो वो इम्पैक्ट पड़ा। बाकी टाइटन पोस्ट नंबर्स प्रॉफिट टेकिंग, डॉक्टर लाल पैथलैब कोलैप्स हुआ, TVS मोटर्स बैकफुट पे था, इंडियन होटल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक जो कि एक थ्रेश होल्ड पे था, जो कि एक एज पे था, कोने पे था, बिल्कुल ब्रेकआउट के कगार पे, वो भी आज सिंक हुआ और हम करीब करीब 1% नीचे आज बंद हो रहे हैं। आज की जो थोड़ी ख़राब क्लोजिंग है उसमें से एक स्क्रीन पे आपके और रखूँगा जो कि थोड़ा सा परेशान कर रही है। ITC को लेके आइएगा। ITC में एक मूव आया था 465 की तरफ बट कोलैप्स हुआ। इस पे एक टेक चाहूँगा मैं आपका मानस। मान लीजिए प्री बजट आप बाइंग करके लेके आए थे, एक स्ट्रॉन्ग मूव के एक्सपेक्टेशन में वो मिला भी बट वो सिंक हो गया, वो फिजल आउट हो गया आज। क्या उस ट्रेड को लॉजिकली 444 या फिर 440 के नीचे रखना चाहिए क्या? देखिए 440 के नीचे नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर आप देखें तो 448 से 440 इस रेंज में 4 मूविंग एवरेजेस आते हैं, 10 डे, 20 डे, 50 डे और 100 डे। तो 440 अगर ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे चला जाए तब तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, अदरवाइज यहाँ पर बने रह सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई खास रिवर्सल के साइन देखने को मिले नहीं है। और अगर 455 के ऊपर स्टॉक वापस निकलेगा तो कम से कम 475 तक के स्तर भी स्टॉक दिखा सकता है। तो अभी के लिए बने रहिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 440 के नीचे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट का पंचनामा जी हाँ 335 पर श्रेया और मैं जुड़ेंगे आपके साथ, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो उसका टीज़र लेकर श्रेया अब यहाँ पर हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल आया आज? सर सवाल आ रहे हैं आज ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स पर। इनफैक्ट आपकी बिग स्टॉक में पिक भी थी HPCL, इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सर क्या करना चाहिए, जिनके पास से फिलहाल बने रहने की सलाह है? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि इन सब में रिस्क रिवॉर्ड जो आपके फेवर में है श्रेया। और आई थिंक ये स्टॉक्स इसलिए गिरे थे क्योंकि LPG का कॉम्पनसेशन नहीं मिला इनको बजट में। अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बजट में ही की जाए, सप्लीमेंट्री में भी कई चीज़ें हो जाती हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर काफ़ी फेवरेबल है। PSUs में एक यही स्पेस है जहाँ पर बहुत शानदार रिस्क रिवॉर्ड है, प्लस दिल्ली के इलेक्शन भी थे, थोड़ा उसका भी एक फैक्टर हो सकता था। आई थिंक नॉर्मली जब बड़े स्टेट इलेक्शन ख़त्म होते हैं उसके बाद नॉर्मली इन स्टॉक्स में एक रैली आती है, तो बिल्कुल जिनके पास है मेरे ख्याल से बने रहें, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है सर, एक और सवाल अमृतेश जी पूछ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर डे लो के आसपास क्लोज हो रही है, गिरावट इसमें कब रौनक लौटेगी सर? इसमें थोड़ी सी दिक्कत रही है SBI में कंपेयर टू बाकी बैंक्स। देखिए कल SBI के नंबर्स आने हैं, एक बार नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद एक व्यू लेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद पॉलिसी भी है। लेकिन ये चीज़ तो है कि ये स्टॉक काफ़ी वीक रहा है पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में। इसके जो जून के हाई थे 900, ये वहाँ तक भी नहीं जा पाया और उससे पहले ही गिर गया, तो उस हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी वीक रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि SBI जैसा स्टॉक जो है वो इवेंचुअली देर या सवेर चलेगा, क्योंकि ये देश की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉक्सी है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एज इन्वेस्टर सोचना होगा इसमें, मोर देन एज ए ट्रेडर। ठीक है, चलिए तो ये इस समय टीज़र, और 335 पर फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स की। एक बार इन्फो एज का चार्ट देखते हैं ज़रा। इन्फो एज का इंट्राडे चार्ट मानस आपने काफ़ी अच्छे से कवर किया है स्टॉक को, एक बार इसका चार्ट देखिए। इंट्राडे में कोलैप्स हुआ लेकिन अब वापस डे हाई पर।
तो देखिए बिल्कुल ये लिस्ट में था, BTST की लिस्ट में ये भी स्टॉक था, क्योंकि एक तरह का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है स्टॉक में, और मेरा समझना है कि अब 8200 रुपए 8200 के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 7850 का लगाना है, 8200 और 8450 ये दो टारगेट आप सेट कर सकते हैं इन्फो एज में। ओके, इन्फो एज में ये तो टारगेट सेट कर सकते हैं। मीनवाइल निफ्टी बैंक रिट्रेस होता हुआ 50309 पे, तो कुछ कूलिंग ऑफ हो रही है हल्की सी यहाँ पे। और जिन स्टॉक्स में और ज़्यादा कूलिंग ऑफ हुई है आज वो है SBI कार्ड्स 82370 पे आके ट्रेड करता हुआ। पूरे FMCG में कूलिंग ऑफ हुई है। L&T में आज कूलिंग ऑफ काफ़ी हुई है, और L&T का जो स्ट्रक्चर है वो खल इसलिए भी रहा है क्योंकि अब इसने पोस्ट बजट जो स्विंग था वो लगभग 50% सरेंडर कर दिया है, और वो जो फियर ऑफ कोलैप्स टुवर्ड्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी और गिरावट, और क्योंकि वीकली चार्ट्स पे एक लेवल जो बचा हुआ था वो था करीब 3260। ये स्ट्रक्चर क्या रहा है राजेश जी आपके मुताबिक? चांसेस हैं कि अगर आज थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में चला गया, आज हायर लेवल से सेलिंग है, तो वो जोन खुला हुआ है क्या अभी भी इसके लिए? L&T ने जिस तरीके से बिहेव किया आज अगेंस्ट, आई थिंक जो मूव हमने कमिंस में देखा, सिमंस में देखा, उसके अगेंस्ट इसका कोलैप्स होना? मुझे लगता है देखिए वीरेंद्र जी, कल L&T जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम हुआ था उसके बाद आज ये थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन है। अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो कल के मुकाबले आधे से भी कमी है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि दिस इज जस्ट अ लिक्विडेशन, क्योंकि 10 DA में इसने हिट किया, वहीं से लिक्विडेशन शुरू हुआ। तो देखिए जब तक ये 3350। तो ये लार्सन पर व्यू। राजेश जी आते हैं आपके पास। बंगाल समिट में मुकेश अंबानी जी एड्रेस कर रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं। इकोनॉमी एंड बिजनेस, but this situation is changing rapidly. For proof, just look at this global business summit. Mamta Didi, my heartiest congratulations to you and your government. What a splendid summit you have organized. Each time I come here, and I have come here for every summit from 2016, I think it cannot be better. But you have proved me wrong every single time. This summit is consistently becoming bigger and more prestigious. And today we have 20 global partner countries with us. My warm welcome to each and every one of our countries. And why is this so? Because I believe today Bengal means soaring vision. Today Bengal means mighty ambition. Today Bengal means efficient implementation. In short, Bengal under Mamta Didi means business. And Mamta Didi always means business, and business from her heart. What the Chief Minister promises, her team delivers, as Saurabh said. This is the hallmark of a great leader. And in fact, she has been in office for nearly 14 years, means that Bengal has immensely benefited from policy continuity and her leadership. My dear Mamta Didi, your name Mamta stands for empathy or compassion. But Didi, in your name stands for a tireless leader. You are empathy and energy personified. Just now, Mamta Didi told me she walks 64,000 steps. And then Sajan and I are sitting with her. I said, oh, 64,000 a week. That's okay. She said, no, it's 64,000 steps every single day. And that is her energy that she has. One of your own poems has a beautiful Bengali phrase, Mayar Mukt Swargo Sukh. It translates to a mother's space is the bliss of heaven. It reflects the cultural sentiment in Bengal and beyond, where a mother's love is considered sacred and divine. Empathy for the common people is the guiding principle on all your policies and welfare schemes.
This is most striking, seen in your initiatives for the education of the girl child, women's empowerment, and poverty alleviation. All of India needs this kind of inclusive and sustainable model of development so that no Indian is left behind and no region in India is left behind. Thank you for your leadership, Mamta Didi. Esteemed friends, in today's fast-changing world, India has become a beacon of growth and hope. Within this fast-changing India, Bengal has become a source of growth and hope. Therefore, it is the best time for investing in Bengal as we are marching towards leadership based on technology and the power of our youth. Bengal's strategic location and fast improving physical infrastructure gives the state an enviable edge. But the biggest asset of Bengal is its people. Over 100 million hardworking, extremely talented and highly cultured people. In the emerging era of knowledge economy, your state has a special advantage because Bengal has always been a land of super intelligent people. When natural intelligence is enhanced by the capabilities of artificial intelligence, there is no way that Bengal can fail, and no power on earth can stop Bengal's resurgence. Distinguished friends, Reliance's commitment to Bengal's all-around development remains unwavering. In 2016, when I first attended this summit, Reliance's investment stood below 2,000 crores. Today, in less than a decade, our investments in Bengal have increased 20 times, and we are invested over 50,000 crores of rupees. Mamta Didi, we shall double this investment by the end of this decade. More importantly, our investments have created over 1 lakh direct jobs and spurred significant economic growth in West Bengal. Today, I want to make 5 specific commitments. First, digital infrastructure and services. Back in 2016, Jio opened its commercial operations from Calcutta, this very city, the city of joy. This auspicious launch has proved, Didi, very lucky for us. It not only triggered a digital revolution across the whole of India, it transformed India into a digital superpower. Today, Jio is not just the #1 digital services provider or the data company in India. It is the #1 data company in the world, and this started from Calcutta. By the end of 2023, Jio completed the fastest transnational 5G rollout in the world. Jio's network now covers 100% of Bengal's population. I am particularly thankful to the people and our customers in Calcutta city because they continue to maintain the record of the highest users of data in India on our Jio network. From the bottom of my heart, gratitude to each and every citizen of Calcutta who uses Jio. I am especially also pleased to state that Jio has enriched and transformed rural Bengal. 5G has enabled school children and college students to access high-speed internet for their studies. Jio is beaming the world of entertainment and sports into every home and every smartphone. As we speak, Jio is also building Bengal's first cable landing station in Digha so that we have fiber connectivity directly into West Bengal. It will be commissioned
early next year and will become a gateway for Bengal's digital leadership in eastern India. I mentioned earlier about the revolutionary power of artificial intelligence. AI is indispensable for India's transformation into a deep tech nation with advanced manufacturing capabilities. Jio is currently building the world's best AI infrastructure in India. Data centers are at the heart of AI infrastructure. It gives me great pleasure to announce today that we have modified our data center in Calcutta to a state-of-the-art AI-ready data center, and that will be ready in the next 9 months. Our fully indigenous 5G stack, coupled with rapid rollout of Jio Fiber and Air Fiber, will enable Bengal to use artificial intelligence, cloud computing, and other disruptive technologies to modernize every sector of its economy. This transformation will unleash new employment and entrepreneurial opportunities to millions in Bengal. Most importantly, I hope that Jio's AI infrastructure will attract the best minds in Bengal's diaspora to return to their state and start new enterprises and professions in their home state. Second, I turn to Reliance Retail. At present, we operate a network of over 1,300 stores in West Bengal, spanning an area of over 8 million square feet across 400 plus cities in West Bengal. We plan to expand our network to 1,700 stores in the next 3 years, operating 2.2 million square feet of warehouses in the state. Our new commerce and express delivery business has empowered lakhs of kiranas in the state by bringing them under the umbrella of modern retail. This has enabled them to increase their productivity and income and reap benefits of scale. Third, Reliance is deeply committed to encourage and expand Bengal's fabulous artisan economy. Swadesh, our new initiative, is supporting the priceless and incredible diverse heritage of India's art and craft. It provides a platform for the best in Bengal to make their products available all over India and now all over the world. Presents Majboot Stocks of the Day.